तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 575 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हान जुनफेंग जो है वो भी फाइट करने के लिए तैयार होता है। तो लूजी के वहां पर हारने के बाद गुईहू आगे बढ़ता है, जाकर उसका पंच पकड़कर अपनी बॉडी के साथ लगाता है और कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। और इसी के साथ ही गुईहू वहां पर से हंसता हुआ चला जाता है और इस बात से हान जुनफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ ही अब अगली बारी जो होती है वो मास्टर कुईलैंग की होती है। तो मास्टर कुईलैंग आगे बढ़ता है, जाकर उसका हाथ उठाकर अपनी बॉडी के साथ पंच लगाता है और कहता है लो मैं भी यहाँ पर हार गया, तुम बहुत ही अच्छा कार्य हो, ठीक है तुम्हें यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। और इस बात से हान जुनफेंग और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, इस सब का मतलब क्या है। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर यूर की बारी आती है। तो यूर से कहती है कि अब मेरी बारी है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तुमसे क्यों हारे हैं, क्योंकि तुमने यहाँ पर एथेरियल स्टेज के सभी एक्सपर्ट्स को हराना है, तभी जाकर तुम्हें ज़ूफेन से फाइट करने का मौका मिलेगा। और तुमने यहाँ पर अपने आप को साबित किया है कि तुम इस लायक हो कि ज़ूफेन से फाइट कर सको, तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें मौका क्यों नहीं देंगे। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जरा अपना हाथ दो, तुम्हारा पंच कहाँ पर है, मुझे दो जा। और इसी के साथ ही वो उसका पंच पकड़कर जैसे अपने साथ लगाने लगती है। इसी के साथ ही वो शर्मिंदा हो जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हाँ जुनफेंग भी वहां पर शर्मा रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी चेस्ट के ऊपर कहां पर हाथ लगाएगा। इसी के साथ ही उसे कहती है रहने दो बात सही, ऐसी मैं सरेंडर करती हूँ और तुम यहाँ पर जीत गए हो। और इसी के साथ ही यूएट जो होती है वहां पर से पीछे मुड़ जाती है और कहती है कि अब जबकि हम 6 एथेरियल स्टेज के मास्टर्स हार चुके हैं, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा अगला टारगेट ज़ूफेन है, अब तुम यहाँ पर ज़ूफेन से फाइट कर पाओगे। तुम्हारा ज़ूफेन गुईहू से कहता है कि गुईहू तुम लोग आहिश यहाँ पर कर क्या रहे हो, इस बात का क्या मतलब है। तो गुईहू से कहता है कि बटलर ज़ूफेन तुमने यहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया ना कि ये लड़का कितना काबिल है, तुमने कहा था कि ये लड़का यहाँ पर 6 कल्टीवेटर्स को हराकर तुमसे फाइट करने के लायक हो जाएगा, और हम में से 3 कल्टीवेटर्स यहाँ पर इससे हार चुके हैं और हमें लगता है कि इसे यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, हम लोग यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसी वजह से। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने यहाँ पर इससे फेयर फाइट किया, तुम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ उसकी फिस्ट को पकड़ा और अपनी बॉडी के साथ लगाकर अपने आप को वहां पर कह दिया कि तुम लोग हार गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर कोई ब्रदरहुड खेल रहे हैं। ज़ूफेन कहता है कि अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तुम सभी लोगों ने हार मान लिया तो फिर ठीक है मुझे यहाँ पर फाइट में उतरना पड़ेगा, तो अब मुझे यहाँ पर इससे फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ यहाँ जुनफेंग उसे कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसके लिए काफी वेट किया, अब यहाँ पर मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिलेगा। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे तक पहुंच आए हो तो मैं भी यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन मैं बाकी सभी की तरह हार नहीं मानने वाला। और इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने लाइट चमकती है। जैसे वहां पर लाइट चमकती है उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे 6 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर इस फाइट को यहीं पर खत्म किया जाता है, तुम सभी लोग कैंडिडेट्स यहाँ पर से बाहर आ सकते हो। और मेरे अनाउंस करने के बाद भी अगर यहाँ पर किसी ने फाइट करने की कोशिश की तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही हाँ जुनफेंग जो होता है वहीं पर नीचे गिरने लगता है और कहता है कि ये क्या 6 घंटे इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे गुजर गए। तुम्हारा ज़ूफेन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर हान मुझे लगता है कि अगली बार हम लोग जरूर फाइट करेंगे। तो वो उसे कहता है क्या तुम वाकई में मुझसे फाइट करोगे। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर अपने आप को साबित किया और हमेशा यहाँ पर अगली बार जरूर होती है, और अगली बार मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, तब तक तुमसे फाइट करूंगा जब तक कि तुम यहाँ पर खुद नहीं कहते कि ठीक है बस कर दो। और मैं ज़ूफेन जो होता है दोनों टीम्स वहां पर से बाहर आ जाती हैं। बाहर जैसे वो लोग निकलते हैं इसी के साथ ही सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर इनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, स्पेशली हान जुनफेंग को और उनके सेक्टर को, साथ में हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों को भी रिस्पेक्ट दी जा रही होती है। वो सभी लोग कहते हैं कि लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा मैच पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा जहां पर एक कल्टीवेटर दूसरे कल्टीवेटर को रिस्पेक्ट दे रहा है। स्पेशली डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है। ज़ूफेन जो होता है वो एल्डर के पास जाता है और कहता है कि एल्डर अब जबकि हम दोनों की साइड के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है एक कल्टीवेटर, तो हम लोग यहाँ पर इस मैच को ड्रा करते हैं, हम लोग इसकी विक्ट्री नहीं ले सकते। तो एल्डर कहते हैं चलो ये बात तो ठीक है। और इसी के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग इतने अच्छे हो सकते हैं। वो लोग यहाँ पर पहले मैच में बहुत ज्यादा रुथलेस थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने हान जुनफेंग की रिस्पेक्ट की है। इस बात का मतलब यही है कि वो हान जुनफेंग को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर इस मैच को ड्रा कह रहे हैं। ऊपर खड़े ब्लैक बियर्ड मास्टर वो भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है, हमने ऐसा डिमोनिक कल्टीवेटर पहले कभी नहीं देखा, मैंने तो आज तक हिस्ट्री में ऐसा डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं देखा। इस लड़के की ट्रू नेचर जो है वो डिमोनिक है, लेकिन ये अच्छा भी है। और इसी के साथ ही मास्टर व्हाइट लेहेड उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस लड़के का नाम लिख रहा हूँ हान जुनफेंग का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन ही रेयर नहीं है बल्कि वो लड़का भी, उसके अंदर भी काफी सारी हिम्मत है। तो रेफरी एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर स्टेप बैक कर चुके हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर इस मैच को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों टीमें यहाँ पर बुरी तरह से थक चुकी हैं और हम लोग यहाँ पर इस मैच को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। कल सुबह यहाँ पर अगली फाइट होगी जिसमें यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग अब तीसरे सेक्टर को चैलेंज कर सकते हैं, स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर को। इसी के साथ ही वहां पर उन सभी को डिसबैंड कर दिया जाता है। तो जब वो सभी लोग वहां पर से वापस की तरफ आ रहे होते हैं तो यहीं पर दिखाते हैं कि मास्टर यांग जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि इस बार तो हम लोगों ने बहुत ही कमाल कर दिया, क्योंकि मास्टर यांग जो है इस वक्त मिडिल 3 सेक्टर्स में पहुंच चुके हैं, मिडिल 3 सेक्टर्स में वो रैंक 2 के ऊपर आ चुके हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए आए थे तो हमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ही डिसाइपल जिंदा
बचकर जा पाए थे, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स मारे गए थे और हम लोग यहाँ पर और 3 सेक्टर्स में से भी टॉप 2 के ऊपर थे और इसे अब यहाँ पर हम लोग मिडिल 3 सेक्टर में से टॉप 2 के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन कल का मैच यहाँ पर बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कल के मैच के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। कल का मैच यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोगों के साथ है, जो कि यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स जितनी पावर रखते हैं। इसके साथ ही मास्टर जिन भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बहुत ही खास होने वाला है, कल का मैच बहुत ज्यादा खास होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो डिसाइपल्स पहले यहाँ पर भेजे जाते थे वो सिर्फ एल्डर्स को रिप्लेस करने के लिए होते थे, हमें सिर्फ रैंकिंग में बनाए रखने के लिए। लेकिन इस बार हमारे पास एक ट्रू डिसाइपल है। हमारे मास्टर जो है वो अपने लिए यहाँ पर एक ट्रू डिसाइपल को ढूंढ कर लाए और इसी के साथ वो ज़ू फैन के कंधे के ऊपर टैप कर रहे होते हैं। जैसे वो उसके कंधे के ऊपर टैप करते हैं, इसी के साथ उनका हाथ उसके बाजू के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हमारे ज़ू फैन के बाजू के ऊपर जो जख्म होता है वो दर्द करना शुरू कर देता है। और हमारा ज़ू फैन जो होता है बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर अपने बाजू को संभालता है और कहता है कि ये एल्डर तो यहाँ पर मेरा बाजू उखाड़ देगा, मुझे यहाँ पर उस चोट की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 575 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर से इनकी फाइट कैसी होगी। तो बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 576 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जिंग जो होते हैं ज़ू फैन के बाजू के ऊपर टैप खा रहे होते हैं खुशी की वजह से, लेकिन ज़ू फैन का बाजू क्योंकि जख्मी होता है, इसी वजह से वो दर्द करना शुरू कर देता है। तो मास्टर ज़ू फैन कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर मेरा बाजू ही तोड़ देगा। तो मास्टर जिंग कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, ज़ू फैन ने यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट हासिल किया है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ज़ू फैन की वजह से हो रहा है। ज़ू फैन तो यहाँ पर हमारा हीरो है। वापस जाने के बाद हम लोग सेक्टर लीडर से इस बारे में बात करेंगे और ज़ू फैन को यहाँ पर सबसे बड़ा रिवार्ड मिलना चाहिए। तो मास्टर जैंग उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर एक बात तो श्योर है कि मिडिल 3 सेक्टर्स में हमारी पोजीशन पूरी तरह से सिक्योर हो चुकी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस वक्त मिडिल 3 सेक्टर्स में से टॉप 2 के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद का जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पहले वाले जितने चैलेंजेस थे वो तो हमारे सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा आसान रहे हैं, लेकिन आज के बाद से हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल हमारा मैच जो है वो स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के साथ होने वाला है। स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग जो उनके पास अपर 3 सेक्टर्स के बराबर की पावर है और इसी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव कल यही होने वाला है कि हमें यहाँ पर उनको हराना होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा। सभी एल्डर्स वहां पर मजे के साथ बातें करते हुए आगे की तरफ चल रहे होते हैं, जब किसी के साथ ही लूसी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी सोल डैमेज हुई होती है। तो वो उनसे कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर अपनी बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले क्या यहाँ पर आप लोग मेरा इलाज कर सकते हैं, मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे ठीक कर दें। तो मास्टर जैंग गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अभी मुझसे मदद मांग रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा? मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? तुम यहाँ पर किस तरह की वहां पर हरकतें कर रहे थे, जबकि तुमने वहां पर बाकी सभी लोगों को भी ये सब कुछ करते हुए देखा। वो सभी लोग वहां पर कितने प्यार से उससे फाइट कर रहे थे, वहां पर रिस्पेक्ट की बात हो रही थी, लेकिन तुम वहां पर पागलू की तरह उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम वहां पर उसको हरा देते, उस लड़के को यानी हां जुनफेंग को हरा देते, तो उसके बाद बाहर आने के बाद सभी लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते और सभी लोग वहां पर तुम्हें रिस्पेक्ट देते? नहीं, कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता और कोई भी तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाता। ठीक है, सभी डिसाइपल ने हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर को एक नया लुक दिया। अब सभी लोग यहाँ पर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर की इज्जत कर रहे हैं और सभी को हीरो मान रहे हैं, जबकि वहीं पर तुम एक विलन बन चुके हो। तुम अपने एक्शंस की वजह से यहाँ पर सभी के सामने विलन बन चुके हो। पहले मैच में भी तुमने ऐसा ही किया था, तुमने उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया जब मैच खत्म हो चुका था, और अब यहाँ पर तुमने हां जुनफेंग को बहुत ही बुरी तरह से मजबूर किया कि उसकी सोल बुरी तरह से डैमेज हो गई। क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान के बारे में सोचते हो? क्या तुमने कभी यहाँ पर सेक्टर की भलाई के बारे में सोचा भी है या नहीं? और इसी के साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें वहां पर इतनी जरूरत क्या पड़ी थी वहां पर उसके सामने अपनी सोल को रिलीज करके उसके अटैक्स को इतनी बुरी तरह से ब्लॉक करने की, और तुमने वहां पर फाइट को इतना लंबा क्यों खींचा था? तुम फाइट को जल्दी से खत्म कर सकते थे। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन जो होता है उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी हालत ही ऐसी है, मुझे लगता है कि ये इसी तरह का है, ये कभी बदल नहीं सकता और पनिशमेंट के तौर पर इसे यहाँ पर सजा मिल चुकी है। ज़ू फैन भी वहां पर लूसी के खिलाफ ही बात कर रहा था और कहता है कि इसकी सोच ही गंदी है और ये हमेशा से डिमोनिक कल्टिवेटर था और बहुत ज्यादा बुरा सोचता है, ये कभी यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचता, ये कभी बड़ी पिक्चर को नहीं देखता, इसे हीरो बनने की पड़ी नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपने फायदे की पड़ी होती है। इसके साथ ही हमारा ज़ू फैन उसकी साइड भी लेता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर इतना भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके लिए इतनी सजा काफी है कि इसे यहाँ पर बुरी तरह से इसकी सोल डैमेज हुई है। वैसे भी हमारे सेक्टर का एक लड़का है, तो अगर उसने यहाँ पर हां जुनफेंग को हरा भी देता तब भी यहाँ पर हमें इसका साथ देना चाहिए था, क्योंकि वो फाइटिंग में वहां पर अपने अपोनेंट को हराना ही था, यही तो हमारा मकसद था। मास्टर जैंग उसे कहता है कि ज़ू फैन मैं यहाँ पर इस बार में नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पर इसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इसके दिमाग की बात कर रहा हूँ कि इसके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर और ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसको पर्सनली क्लासेस देनी पड़ेंगी, तब जाकर इसे समझ आएगी कि डिमोनिक कल्टिवेटर
कल्टीवेटर होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा कुछ करना शुरू कर दे। लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में है, जहाँ पर हम लोग अपना बेस्ट पार्ट सभी को दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है। और इसी के साथ ही लूसी वहां पर उनसे कहता है, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। हिवन ट्रेलिंग सेक्टर के वक्त जब हमारा पहला मैच हुआ था, ज़ू फैन ने वहां पर सभी लोगों को बहुत ही रुथलेस तरीके से पीटा था और सिर्फ मास्टर कॉन्ग को जिंदा छोड़ा था, और अब तुम लोग मेरी बात यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन क्यों दे रहे हो। तो जैसे वो ये बात करता है, हमारा ज़ू फैन आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसके किक मारता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारे सेक्टर का लड़का है, ऊपर से तुम यहाँ पर अब ये कह रहे हो कि मैंने वहां पर ऐसा किया। तुम यहाँ पर अपने आप को मेरे से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी करता हूँ वो सोच समझ कर करता हूँ। पहले मैच में उन लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी की थी, इसी वजह से मैंने सभी लोगों को ये बात दिखा दी कि हम लोग बहुत ज्यादा रुथलेस हैं और कोई हमसे पंगा ना ले। और दूसरे मैच में हमें यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट दिखानी थी, क्योंकि दूसरे मैच में अगर हम लोग यहाँ पर रुथलेसनेस दिखाते तो कभी भी दूसरे सेक्टर्स के साथ हमारी बन नहीं सकती। इसी वजह से मैंने वहां पर अपने टैक्टिक्स को चेंज किया और वहां पर हमने हान जुनफेंग के साथ उस तरह का चैलेंज रखा, और जिसकी वजह से सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग अपने साथियों के साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं। यानी जिनको हम लोग कॉमरेड्स बनाएंगे उनके साथ हम लोग हमेशा अच्छे रहेंगे, और जो लोग हमारे साथ बुरा करेंगे हम उन्हें सजा देने के काबिल हैं। मास्टर जैंग भी उसे कहते हैं कि क्या आप तुम्हें समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। ज़ू फैन हमेशा जो कुछ भी करता है वो सोच का करता है, तुम्हारी तरह बददिमाग नहीं है जो ऐसी मुंह उठाकर जो मर्जी उसमें मन में आए वो कर दे। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है मास्टर जैंग, इस लड़के को मेरे साथ मेरे रूम में भेजें, मैं इसे हील भी करूंगा और साथ ही से यहाँ पर पर्सनली लेक्चर भी दूंगा ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ू फैन के रूम का दिखाया जाता है। ज़ू फैन उसे अपने रूम के अंदर लाने के बाद उसे पीट रहा था और उसे कहता है कि लूसी वहां पर क्या हो रहा था, तो वहां पर सभी के सामने मेरा नाम ले देते कि मैंने वहां पर तुम्हें कहा था कि इस फाइट को लंबा खींचो, अगर मैं वहां पर तुम्हें बीच में नहीं रोकता और तुम तो वहां पर उन सभी के सामने सब कुछ बता देते। लूसी उसे कहता है कि बटलर ज़ू फैन मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैं वहां पर फाइट कर रहा था तुमने अचानक से मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा और तुमने कहा कि यहाँ पर इस फाइट को लंबा खींचो, क्योंकि बाकी के सभी लोग उस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे ताकि वो तुमसे फाइट कर सके, लेकिन तुमने वहां पर मुझे कहा कि मुझे इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचना है, और उसके बाद अब यहाँ पर तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है। तुम्हारा ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद कहता, हाँ ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने यहाँ पर मेरे लिए टाइम गेन किया, लेकिन साथ ही हमारा ज़ू फैन गुस्से के साथ से कहता है कि अगर तुमने इस बात के बारे में किसी दूसरे को बताया कि मैंने वहां पर तुम्हें कहा था कि इस फाइट को जरा लंबा खींचो तो फिर यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो वो कहता है नहीं बटलर ज़ू फैन, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। तो ज़ू फैन कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे सवाल पूछना बंद करो। और इसी के साथ ही ज़ू फैन अपने पास से एक बॉटल निकालता है और पिल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, इसके अंदर एक स्पेशल पिल है जिससे तुम अपनी सोल को हील कर सकते हो, तुम्हें हीलिंग में 3 दिन लगेंगे, कल के मैच में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कल का मैच हम लोग खुद ही कर लेंगे। और इसी के साथ ही ज़ू फैन दरवाजा बंद करके चला जाता है, जबकि लूसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ज़ू फैन तुम यहाँ पर शैडोज में रहकर ये सारे के सारे काम कर रहे हो, तुम अपने गंदे काम मुझसे करवा रहे हो, और उसके बाद कुछ लोग हीरो बन गए और मैं यहाँ पर सभी की नजरों में बहुत ज्यादा बुरा बन गया हूँ, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा और इसका बदला 100 गुना वापस लूंगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे ज़ू फैन के रूम का दिखाया जाता है कि ज़ू फैन अपने रूम के अंदर आता है और अपने बाजू की तरफ देख रहा होता है कि पट्टी के अंदर से खून निकल रहा होता है। तो ज़ू फैन कहता है कि मास्टर जिंग के हाथ तो बिल्कुल एक बुल की टक्कर जैसे थे, उसने मुझे सिर्फ हाथ ही लगाया और देखो यहाँ पर इसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। शुक्र है कि वहां पर लूसी ने टाइम स्टॉल कर लिया था ताकि मैं वहां पर अपने बाजू के जख्म को छुपा सकूं, क्योंकि जैसे वहां पर फाइट खत्म होती है और हान जुनफेंग मेरे पर अटैक करता, सभी को मेरे जख्म के बारे में पता चल जाता कि मेरे बाजू पर चोट लगी है। हमारा ज़ू फैन दूसरी तरफ मुंह करके ये सब कुछ सोच रहा होता है। इसी के साथ ही मास्टर शैंग की वहां पर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अच्छा तो ये बात है। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर कैसे आए एल्डर, तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आऊंगा लड़के, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस सेक्टर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा ना सकता हूँ, कोई जगह मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो लगता है जैसे तुम डर गए और तुम यहाँ पर मुझे वेलकम भी नहीं करना चाहते, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पर आया। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अचानक यहाँ पर पीछे से निकल आए तो जिसकी वजह से मैं डर गया, मुझे लगा शायद कोई यहाँ पर दूसरा कल्टीवेटर आ गया है, तो जैसे मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया था। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो उसकी बाजू की तरफ देखता है, वहां पर ब्लड निकल रहा होता है, तो वो उसे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से तुम यहाँ पर फाइटिंग से पीछे हट रहे हो क्योंकि तुम्हारे बाजू के ऊपर चोट लगी है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। तुम्हारा ज़ू फैन जो होता है इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं ये जाकर किसी दूसरे को सीक्रेट के बारे में ना बता दे। पर हमारी एपिसोड 576 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि इस बार 4 एपिसोड्स होंगे क्योंकि अभी तक 2 चैप्टर्स आ चुके हैं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 577 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा सुफैन अपने रूम के अंदर होता है और अपने जख्म को चेक कर रहा होता है क्योंकि उसके जख्म के अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है और इसी के साथ ही मास्टर शैंकी वहां पर अंदर पहुंच जाते हैं। सीनियर शैंकी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे छोटे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। तुम्हारा सुफैन इस बात से काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वहाँ पर बात को घुमाने के लिए उसे कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर कौन सी बात छुपी रह सकती है, जबकि मेरा कल्टीवेशन लेवल आपसे बहुत ज्यादा लो है और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडियंट स्टेज का एक एक्सपर्ट हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी कोई चीज आपसे कैसे छुपा सकता हूँ, जहाँ तक एक छोटा सा जख्म भी आपसे नहीं छुपा सकता। आप यहाँ पर मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, जल्दी से मेरे सामने सच्चाई बताओ कि तुम्हें ये जख्म किसने दिया है। ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद अभी भी यहाँ पर से सच बताने को तैयार नहीं होता। तो इसी के साथ ज़ूफैन उसे कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि आज मैंने यहाँ पर काफी सारी फाइट्स की, उन्हीं फाइट्स में से किसी एक ने यहाँ पर मुझे जख्म दिया होगा, क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छे एक्सपर्ट्स भी थे जो लोग यहाँ पर फाइटिंग में काफी ज्यादा बेहतर थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा जख्म है, आपको यहाँ पर छोटे से जख्म के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फ्लैश का जख्म है जो जल्दी से यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जबकि सीनियर आपको इस बारे में पता चल चुका है और आप यहाँ पर मेरे से इसकी सहानुभूति जताने वाले हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने यहाँ पर कम से कम यहाँ पर इसको देखकर मुझसे बात तो की। लेकिन इसी के साथ ही सीनियर शैंकिंग उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर मुझे सच्चाई बताओ कि यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे इस ड्रामे में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मुझे पता है कि तुम मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो। मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर तुमने जिन भी सेक्टर के लोगों से फाइट किया उनमें से कोई एक भी ऐसा था जो कि यहाँ पर तुम्हें स्क्रैच भी डाल सकता हो? उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच डाल सकता हो। जैसे वहां पर हीवन ट्रेडिंग सेक्टर के लोगों के साथ तुम्हारी फाइट स्टार्ट हुई थी, उस वक्त तुम कहां पर चले गए थे? चलो जल्दी से बताओ कि तुम बीच में कहां पर भाग कर गए थे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि ये क्या, इसे तो सब कुछ पता है, लगता है कि इसे पता है कि मैं वहां पर से कहां भाग कर गया था। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि सीनियर अब जबकि तुम यहाँ पर इस बात को इस तरह से कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस बात को डायरेक्टली तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था। मुझे वहां पर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी स्रोत मिला था और उसको ढूंढने के लिए मैं वहां पर से निकल गया था। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने अपने टीममेट्स को वहां पर धोखा दिया। तुमने उन सभी से कहा कि वहां पर तुम्हें हीवन ट्रेनिंग सेक्टर के डिसाइपल्स का पीछा करना और एक एक करके उन सभी को मारना और साथ ही यंग मास्टर कॉन्ग को जिंदा रखना, और उन लोगों ने वहां पर बाखूबी ये काम किया और सभी की नजरें उनके ऊपर थी। ताकि दोनों एग्जैल्टेड एल्डर्स जो है वो भी यहाँ पर इस बात को नहीं नोटिस कर पाए कि कब तुम वहां पर सब कुछ करके वहां पर से उनकी नजर से निकल गए और जाकर तुम वहां पर कुछ और खोज रहे थे। ज़ूफैन उसे कहता है कि हाँ सीनियर बिल्कुल ऐसी ही बात है, आपकी आंखों से तो यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। तो इसी के साथ ही सीनियर उसे कहता है कि बकवास ना करो, यहाँ पर मेरी आंखों से क्या छुपा नहीं रह सकता, बल्कि सभी लोगों ने वहां पर देखा था। अगर किसी के पास दिमाग होगा तो वो इस बात को नोटिस कर लेगा कि जैसे तुम लोग वहां पर एरिना में एंटर हुए थे, इसी के साथ ही तुमने अपने डिसाइपल से कहा कि वहां पर फाइटिंग करना स्टार्ट करो, एक एक करके उन सभी को वहां पर ढूंढना स्टार्ट करो, और साथ ही तुम वहां पर से कहीं पर गायब हो गए थे। अचानक से तुम्हारे गायब होने की वजह से सभी लोग यहाँ पर बाकी सभी के ऊपर ध्यान दे रहे थे, किसी ने यहाँ पर तुम्हारे पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं वहां पर सब कुछ नोटिस कर रहा था, मैं देख रहा था कि तुम वहां पर से अचानक कहीं पर चले गए। अब जल्दी से बताओ कि तुम कहां पर गए थे। मैं यहाँ पर फिर से तुम्हारे सामने एक क्लियर बात करने वाला हूँ। हमारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी डबल ड्रैगन मैनर की टेरिटरी के अंदर सेक्रेट डोमेन के अंदर जाने की और सेक्रेट माइंस को वहां पर जाकर खोजने की। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, तुम किसके लिए काम करते हो। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद शांत होता है, फिर साथ उसे कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक छोटे से मसले को बहुत ही लंबा खींच रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वहां पर मुझे बस एनर्जी स्रोत दिखाई दिया था, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर आसपास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो मैं उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंचा जहां पर सेक्रेट माइंस है। मैं सेक्रेट माइंस के अंदर चला गया, सिर्फ वो सब क्यूरियोसिटी की वजह से मैं देखना चाहता था कि सेक्रेट माइंस के अंदर होता क्या है, और मैं सेक्रेट माइंस को देखकर वहां पर से वापस आ गया। इसके अलावा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहां पर इसी वजह से मुझे यहाँ पर चोट लग गई। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर से कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि वहां पर गलती से तुम्हें कोई चोट लगी क्योंकि वहां पर रे फॉर्मेशंस बिछी हुई थी, लेकिन तुम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि वहां पर इतनी सारी रे फॉर्मेशंस को पार करके सेक्रेट माइंड के अंदर चले गए, यहाँ तक कि दोनों एग्जाल्टेड सारे एल्डर्स जो है उनको इस बारे में पता भी नहीं चला। यानी कि तुम उनकी नजर में धूल झोंककर उन सभी रे फॉर्मेशंस को चकमा देकर अंदर चले गए और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बस वैसे वहां पर चोट लग गई। सेक्रेट माइंड सिर्फ और सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर की नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी वेस्टर्न लैंड्स की है, और तुम यहाँ पर इनको अपने लिए बिल्कुल भी नहीं रख सकते। वहां पर बहुत सारी रे फॉर्मेशंस को बिछाया गया ताकि अगर वहां पर कोई चींटी भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो एल्डर्स को पता चल जाए। लेकिन तुमने यहाँ पर ये कैसे किया? मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ पर तुम्हें बैक सपोर्ट दी है, किसी ने तो तुम्हें यहाँ पर भेजा है जिसने यहाँ पर तुम्हें बताया होगा कि रे फॉर्मेशंस को कैसे डिसेबल करना है। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी सारी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि एल्डर अब जबकि आप यहाँ पर इस बात को इस तरह से कह रहे हैं तो फिर मुझे भी लगता है कि मुझे भी आपको एक सच्चाई बतानी चाहिए कि सेक्रेट माइंड्स को मैंने वहां पर कैसे ढूंढा था। वहां पर एनर्जी के फ्लो का पीछा करते हुए मैंने सेक्रेट माइंड्स को ढूंढ लिया, और रही बात यहाँ पर अरे फॉर्मेशंस की, तो अरे फॉर्मेशन जो थी उनको तोड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था, और मैं यहाँ पर आपके सेक्टर यानी डबल ड्रैगन मैनर के खिलाफ कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहा। तो शैंकी से कहता है कि लेकिन वो वाली अरे फॉर्मेशंस को तुमने चकमा कैसे दिया, क्योंकि अरे फॉर्मेशन जो है
वो स्पेशली वहां पर एक्साल्टेड स्टार्स ने बनाई है, यानी कि दोनों एल्डर्स ने खुद रे फॉर्मेशंस को वहां पर बिछाया। वो इतनी पावरफुल है कि अगर वहां पर कोई परिंदा भी पर मारेगा तो उन्हें पता चल जाएगा। तो माजू फैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, असल में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन मास्टर हूँ। आज से पहले मैं यहाँ पर 10th लेवल की फॉर्मेशंस भी बना चुका हूँ, यानी कि मेरे लिए फॉर्मेशंस को बनाना और उनको तोड़ना बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं चाहता तो मैं उन रे फॉर्मेशंस को डायरेक्टली तोड़कर भी अंदर जा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर अंदर देखने के लिए गया था कि यहाँ पर सेक्रेड माइंस के अंदर होता क्या है। इसी वजह से मैंने वहां पर रे फॉर्मेशंस को तोड़ा नहीं, बल्कि बस ऐसी वहां पर रे फॉर्मेशंस को बिना उनकी नजर में आए अंदर चला गया। इसी के साथ ही माजू फैन उसे कहता है कि सीनियर आपने यहाँ पर मुझसे एक बात कही थी कि मुझे यहाँ पर कौन बैक सपोर्ट दे रहा है, तो डबल ड्रैगन मैनर में मैं यहाँ पर किसी और को नहीं जानता सिवाय आपके, और अगर यहाँ पर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं यहाँ पर किसकी बैक सपोर्ट से अंदर घुसा हूं तो मैं आपका ही नाम लेने वाला हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि ये क्या, मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना भी नहीं जानता कि तुम यहाँ पर मेरा नाम लेना शुरू कर दो। तो माजू फैन उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर ये बात तो कह ही सकता हूँ सीनियर के बारे में कि आप यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला कि मैं वहां पर सेक्रेड माइंस को खोजने के लिए गया था, आप जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आ गए और आकर मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दे। हालांकि आपका यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है, आपको डबल ड्रैगन मैनर से निकाल दिया गया और उन सेक्रेड माइंस के साथ भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर मेरे पास आए और आकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सीनियर शैंक्यू से कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने हिसाब लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो माजू फैन कहता है तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है कि अभी भी आप यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप कभी इसके एक सेक्टर का हिस्सा हुआ करते थे, इसी वजह से आप यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के साथ कुछ गलत ना करे। और दूसरी यहाँ पर ये बात हो सकती है कि आप यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आपने कहा कि आप पिछले कई सालों से यहाँ पर नहीं आए, कई सालों से यहाँ पर नहीं आने की वजह से आपको आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस वक्त हमारे डबल ड्रैगन मैनर की क्या हालत है। इसी वजह से आपको यहाँ पर अंदर का कोई बंदा चाहिए जो आपके लिए यहाँ पर गंदा काम कर सके। ये बात सुनते ही मास्टर शैंक्यू से कहता है कि लड़के, तुम्हारी नजर से यहाँ पर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुमने यहाँ पर कुछ ही बातों के साथ मेरी सारी की सारी डिटेल्स निकाल ली। हाँ, ऐसी ही बात है, मैं यहाँ पर किसी अंदर के बंदे को चाहता हूँ, लेकिन तुम भी यहाँ पर कोई काम कमीने नहीं हो। तुमने वहां पर जानबूझकर लूजी को यूज किया, मैंने देखा कि तुमने लूजी को वहां पर यूज किया ताकि हाँ, जुनफेंग को वहां पर बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाए और उसे वहां पर रोका जाए, जितना टाइम गेन हो सके उतना गेन किया जा सके। मुझे लगता है कि तुम्हारे बाजू के ऊपर जो चोट है इसी वजह से तुम वहां पर फाइट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि यार तुमने लूजी को वहां पर क्यों ऑर्डर दिया, जबकि तुम वहां पर किसी और को भी सेम ऑर्डर दे सकते थे और वो इससे भी बेहतर काम कर सकता था। तो माजू फैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक काम किसी बुरे आदमी से करवाने वाला हो तो उसे किसी बुरे आदमी से ही करवाया जाता है, क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वहां जैसे कि लूजी है, उसका पहली कैरेक्टर खराब था और अगर वो यहाँ पर हां जुनफेंग के साथ कुछ भी बुरा करता तो किसी को भी यहाँ पर इस बात के ऊपर शक नहीं होता, वो सभी लोग इस बात को सही मानते कि लूजी का कैरेक्टर ही ऐसा और वो ऐसा ही कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो आपके लिए कोई गंदा काम कर सके। तो बताएं कि आपको मुझसे क्या चाहिए, आपको मुझसे क्या काम है। तो इसी के साथ ही वो सीनियर से कहता है तो अब जबकि बात यहाँ तक पहुंच गया है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे वो तलवार चाहिए, वो तलवार सेक्रेड स्वर्ड जो कि तुम उस सेक्रेड माइंड के अंदर से लेकर आए हो, जिसने तुम्हें यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी किया है। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद उसे भी एक झटका लगता है। तो क्या हमारा ज़ूफैन अपनी स्वर्ड उसे दे देगा, क्योंकि उसने अपने ब्लडी बेबी को उसके साथ जोड़ दिया हुआ है और अगर वो तलवार उसको देगा तो ब्लडी बेबी उसका हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 577 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 578 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मास्टर डैन शैंकी वहां पर हमारे ज़ूफैन से कहते हैं कि मुझे वो स्वर्ड चाहिए जिसने यहाँ पर तुम्हारे बाजू को जख्मी किया है। तुम्हारा ज़ूफैन उनकी बात सुनने के बाद एक झटका लगता है और ज़ूफैन कहता है क्या आपको सेक्रेड वेपन चाहिए। तो ये बात सुनते ही मास्टर डैन शैंकी से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर सेक्रेड वेपन क्यों कहा। तुम्हारा ज़ूफैन बहुत ज्यादा घबरा रहा है कि ये क्या, इसे तो यहाँ पर सेक्रेड वेपन के बारे में पता है, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी ट्रबल में पड़ जाऊंगा अगर यहाँ पर सेक्रेड वेपन के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि सेक्रेड वेपन को तो मैंने पहले से सबड्यू कर लिया हुआ है, यानी कि आप वो मेरे हाथ में है। अगर मैं इसे दे देता हूं तो मेरा ब्लडी बेबी भी मेरे पास से चला जाएगा और अगर इसे पता चल गया कि मैं उसका नया मास्टर हूं तो ये सिंपली यहां पर मुझे मार डालेगा और उसके बाद ब्लडी बेबी और इसके साथ साथ सेक्रेड वेपन दोनों को इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो मास्टर शैंक्यू से कहता है कि अब बताओ ना कि तुमने यहां पर उसे सेक्रेड वेपन क्यों कहा, तुम यहां पर उसे सेक्रेड वेपन क्यों कह रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि उसे सेक्रेड वेपन कहते हैं। तो मास्टर ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि सीनियर को इस बारे में नहीं पता हो कि उसे सेक्रेड वेपन कहते हैं। तो ज़ूफैन कहता है कि मैंने तो बस
पास यहाँ पर अपने पास एक फैंसी सा नाम बना लिया। जब मैं वहां पर माइन के अंदर गया तो उस वेपन ने मेरे पर अटैक कर दिया। उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। मैं वहां पर मरते मरते बचा क्योंकि वो सेक्रेट माइन के अंदर था, इसी वजह से मैंने उसे सेक्रेट वेपन का नाम दे दिया। तो सीनियर शैंक्यू से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने सिर्फ अपने पास से यहाँ पर झूठा मूठा नाम बना लिया है, असल में तुम्हें उस वेपन के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसको वॉल्टिंग स्वॉर्ड कहते हैं। तुम्हें वॉल्टिंग स्वॉर्ड के बारे में पता है? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है नहीं, मुझे वॉल्टिंग स्वर्ड्स के बारे में नहीं पता। और इसी के साथ ही वो उसे बताते हैं कि वॉल्टिंग स्वर्ड्स यहाँ पर हमारी इस पूरी पूरी लैंड के ऊपर 5 ऐसी सेक्रेट माइंस हैं और सेक्रेट माइंस के अंदर हर एक माइन के अंदर एक एक स्वर्ड है जो कि उसकी गार्डियन स्वर्ड है। ये सारी की सारी वॉल्टिंग स्वर्ड्स हैं जहाँ पर सेक्रेट एनर्जी की वजह से बनी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स होते हैं। तो उन सेक्रेट स्टोन्स की वजह से खुद ब खुद वहां पर ये स्वर्ड्स बन जाती हैं जो कि उस सेक्रेट माइंस की रक्षा करती हैं। वेस्टर्न लैंड के अंदर जो वॉल्टिंग स्वर्ड रखी हुई है वही मुझे चाहिए जिसके बारे में जहां पर तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी जहां पर स्वर्ड को यूज कर चुका हूं। क्योंकि इस स्वर्ड को हासिल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक सीधा तरीका था, लेकिन काफी साल पहले, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर रिवोल्टिंग की थी उसके बाद से एग्जाल्टेड सर ने मुझे यहाँ पर से निकाल दिया था और उसके बाद से मैं यहाँ पर उस तलवार को नॉर्मल तरीके से हासिल नहीं कर सकता। इसी वजह से अब मैं उसे चोरी करने के लिए आया हूँ। तो मां ज़ूफेन कहता अच्छा तो ये बात है। और इसी के साथ मां ज़ूफेन उसे कहता है कि सर लेकिन मैंने तो स्वर्ड को वहां पर देखा था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तो मुझे मार ही डालती। शुक्र है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चोट के साथ वहां पर से बचकर निकल आया, लेकिन आपको वो क्यों चाहिए? कि आपको उसे हैंडल कर पाएंगे? तो मास्टर डैन शैंक्यू से कहता है कि तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा? मैं पहले भी स्वर्ड के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। जब मैं यहाँ पर एग्जाल्टेड सर का डिसाइपल था उस वक्त मैं स्वर्ड के साथ ट्रेनिंग करता रहा हूँ, स्वर्ड को मैं यूज करता रहा हूँ और उसी स्वर्ड की वजह से मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे 10 सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद दोनों एग्जाल्टेड सर ने यहाँ पर मुझे सील कर दिया और साथ ही स्वर्ड को भी वहां पर सील कर दिया। उन्होंने यहाँ पर से मुझे निकाल दिया ताकि मैं यहाँ पर स्वर्ड को दोबारा यूज ना कर सकूं। लेकिन उस स्वर्ड के साथ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि मैं चाहूं तो मैं स्वर्ड को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूं, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि वहां पर एल्डर्स ने बहुत ही पावरफुल सील लगा दिया, फॉर्मेशन लगा दिया, इसी वजह से मैं वहां पर अपनी मर्जी से नहीं जा सकता और फॉर्मेशन से बचकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम मुझे यहाँ पर एक मैप बनाकर दे सको। ज़ूफेन उसे कहता है लेकिन तुम्हें वो तलवार अब यहाँ पर क्यों चाहिए? तुम उस तलवार के साथ क्या बड़ा करने वाले हो? तो मास्टर डैन शैंक्यू से कहता है कि इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है कि मुझे वो क्यों चाहिए, तुम बस यहाँ पर मुझे नक्शा बना कर दो। तो मैंने जब देखा कि तुमने उन सारी की सारी मॉनिटरिंग करे फॉर्मेशंस को चकवा दे दिया और एल्डर्स को पता भी नहीं चला, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक सेफ रूट का नक्शा बना कर दो ताकि मैं वहां पर जा सकूं। अगर तुम यहाँ पर मुझे एक नक्शा बनाकर देते हो तो बदले में यहाँ पर उतनी कीमती चीज तुम्हें देने वाला हूँ। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अगर मैं इसे नक्शा बनाकर दे देता हूँ और वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर स्वर्ड नहीं है तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और सबसे पहले अगर किसी को मारेगा तो वो मुझे ही मारने वाला है। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि सीनियर मेरे एक सवाल का जवाब दे, इतने सालों में अगर हो सकता है कि उस स्वर्ड ने किसी और को अपना मास्टर मान लिया हो तो फिर क्या होगा? क्योंकि वो स्वर्ड है और कोई भी जाकर उसको कंट्रोल कर सकता है, कोई एल्डर भी जा सकता है। तो वो कहता है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ दोनों एग्जाल्टेड सर यानी कि मेरे दोनों मास्टर्स के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्वर्ड को कंट्रोल कर सके। वही दोनों ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी से उस स्वर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। इसी वजह से वो स्वर्ड सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की बात मानती है। तो ज़ूफेन कहता है लो मुझे यहाँ पर भली का बकरा मिल गया है। अब अगर ये वहां पर जाता भी और जाकर से पता चलता है कि वो स्वर्ड वहां पर नहीं है तो ये मेरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा बल्कि अपने दोनों मास्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि इसके मास्टर जो हैं उन्होंने उस स्वर्ड को वहां पर से चोरी किया होगा यानी या फिर किसी और को दे दिया होगा। तो ज़ूफेन कहता है सीनियर रुके जरा, मैं अभी आपके लिए नक्शा बना देता हूँ। और मां ज़ूफेन वहीं पर से एक नक्शा ड्रा करके उसे दे देता है और कहता है कि सीनियर ये लीजिए आपका नक्शा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे तुमने यहाँ पर मेरे लिए एक नक्शा बना दिया। अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे लिए नक्शा बनाया तो फिर मैं यहाँ पर से जाकर उस स्वर्ड को लेकर आ सकता हूँ। ज़ूफेन कहता हाँ क्यों नहीं सर आप वहां पर से जा सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर मुझसे मदद लेने के लिए आए हैं और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहां पर एल्डर्स की नजर में आए बिना वहां पर से उस स्वर्ड को लेकर आ जाए। मास्टर डैन शैंक्यू से कहते हैं कि लड़के मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता, लेकिन अब जबकि तुमने मुझे एक नक्शा बनाकर दिया और तुम्हारा एहसान मेरे सर चढ़ चुका है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ। बताओ कि तुम्हें यहाँ पर बदले मुझसे क्या चाहिए? तो ज़ूफेन कहता है नहीं एल्डर मुझे यहाँ पर आपसे बदले में क्या चाहिए होगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपकी मदद करके। मास्टर डैन शैंक्यू से कहता है कि लड़के जितने तुम बेशर्म हो मुझे अच्छी तरह से पता है कि अंदर से तुम यही सोच रहे होगे कि इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर दूं। वैसे मैंने ये सोचा था कि इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दे दूंगा, लेकिन क्योंकि वो स्वर्ड बहुत ज्यादा कीमती है इसी वजह से और ऊपर से मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये जो कीमत है वो काफी नहीं रहेगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ज़ूफेन कहता है कि मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि अंदर से हमारा ज़ूफेन सोच रहा होता है असल में मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए। मुझे ये चाहिए कि ये मुझसे वादा करे कि जब भी कभी यहाँ पर मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी ये मुझे मदद करने के लिए आएगा। लेकिन इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसे जेड स्लिप निकालता है और उसे कहता है कि इस जेड स्लिप के अंदर एक स्पेशल टेक्निक लिखी हुई है। एक ऐसी स्पेशल टेक्निक
टेक्निक जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी, वो स्पेशल टेक्निक मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई है। तुम्हारा ज़ूफेन जैसे उसको अपने हाथ में पकड़ता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके अंदर ट्विन सोल सीक्रेट आर्ट लिखी होती है, तो उसे कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि तुम इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हो क्योंकि तुम मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा हूं। तुमने भी रेडियंट स्टेज में यहाँ पर अपनी सोल को बना लिया, इथीरियल सोल को बना लिया। मैंने भी रेडियंट स्टेज में ही अपनी इथीरियल सोल को बना लिया था। हम लोग जीनियस जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें ये वाली सीक्रेट टेक्निक दे रहा हूँ। इसी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए मैंने यहाँ पर अपनी डबल सोल को बनाया था। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जीनियस कहलाता हूँ। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पर अपनी अज़ूरे फ्लेम्स को यूज करके अपनी इथीरियल स्टेज की सोल बना पाया हूँ, वो भी रेडियंट स्टेज में रहते हुए। लेकिन इसने यहाँ पर बिना किसी सैक्रेड वेपन को यूज करते हुए या सैक्रेड पावर को यूज करते हुए अपनी सोल को बना लिया रेडियंट स्टेज में। इसका मतलब यह है कि ये मेरे से भी ज्यादा बड़ा जीनियस और एक ट्रू जीनियस है। मास्टर डैन चैंक्यू से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक जीनियस हो? मेरे वक्त में मैं भी एक बहुत बड़ा जीनियस था। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपने दोनों मास्टर से भी आगे निकल गया। इसी वजह से मैंने उस वक्त वहां पर 10 बड़े सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया था। इसी वजह से मास्टर्स ने मेरी कल्टीवेशन को सील करने की कोशिश की थी। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं, और अपनी उंगली जाकर उसके माथे के ऊपर लगाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी सोल दिखाता हूं। और जैसे हमारा ज़ूफेन उसकी बॉडी के अंदर जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर उसे एक बड़ी तलवार दिखाई देती है। उस तलवार के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन लिपटा होता है। तो मास्टर डैन चैंक्यू से कहता है कि मेरे पास डबल सोल है, एक बड़ी स्वर्ड और साथ में एक हेवनली ड्रैगन है जो कि तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम्हारे पास दूसरी सोल अभी तक नहीं है। मेरी सीक्रेट आर्ट की मदद से तुम यहाँ पर डबल सोल बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 578 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ूफेन भी यहाँ पर अपने लिए ट्विन सोल बना पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 579 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं सिस्टर रूहुआ सिस्टर किंगचैंग से कहती है कि किंगचैंग वहां पर देखो टॉप 3 सेक्टर के लोग भी यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इस बार कौन सी टीम होगी जो कि लोअर 3 सेक्टर्स और मिडिल 3 सेक्टर्स में से उनसे फाइट करने के लिए टॉप 3 में पहुंचने वाली है। पिछले कई हजार सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिडिल 3 सेक्टर्स या फिर लोअर 3 सेक्टर्स में से कोई सेक्टर जो हो वो टॉप 3 सेक्टर्स में पहुंच गया हो। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आए होंगे। तो ये बात सुनने के बाद किंगचैंग उसे कहती है कि जो यहाँ पर पिछले कई हजार सालों में नहीं हुआ वो इस बार यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन ही आगे बढ़ेगा और जब वो यहाँ पर स्टेज के ऊपर आएगा कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ज्यादा उसका ओपोनेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल और बड़ा होगा, उतनी ज्यादा वो उसे पावर के साथ हटाने वाला है। यानी कि एंड के ऊपर वही उस थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है जिस थ्रोन को वो देखता है। और लड़कियों से कहती है कि सिस्टर किंगचैंग मुझे लगता है कि तुम उसके ऊपर कुछ ज्यादा भरोसाकारी हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स को भी हराने की कैपेबिलिटी रखता है? तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो यहाँ पर उन सभी को भी हरा सकता है, क्योंकि ज़ूफेन जो है वो यहाँ पर कर सकता है। ज़ूफेन को हमेशा से यहाँ पर मिरेकल वर्कर भी कहते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा करके दिखा देता है जैसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकती। मुझे यहाँ पर उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर वो यहाँ पर ये चाहता है कि वो टॉप 3 सेक्टर्स में पहुंचे तो वो टॉप 3 सेक्टर्स में पहुंच कर रहेगा। किंगचैंग की सिस्टर्स जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन यंग मास्टर जो होता है वो पीछे खड़ा होता है। उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और साथ ही वहां पर अनाउंस किया जाता है कि मिडिल 3 सेक्टर्स में से टॉप सेक्टर स्वर्ड गार्ड सेक्टर के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग भी आ चुके हैं और दोनों वहां पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो यहीं पर रेफरी जो होते हैं वो हमारे ज़ूफेन से कहते हैं कि तुम्हारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर की टीम में एक बंदा कम है क्योंकि लूजी जो है वो इस मैच में नहीं होता। इसी वजह से वो उसे कहते हैं क्या तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहोगे, क्योंकि दूसरी टीम में पूरे 10 लोग हैं। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि हमारी जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर है वो क्वांटिटी के ऊपर बेस नहीं करती बल्कि हम क्वालिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, यानी कि हमारे पास क्वालिटी है, क्वांटिटी का तुम यहाँ पर रहने दो, हम नो के साथ ही फाइट करेंगे। तो रेफरी कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। जब किसी के साथ जेंटल स्वॉर्ड आगे बढ़ता है और उसे कहता है ज़ूफेन प्लीज मुझे माफ करना, हम लोग कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे पास एक मेंबर कम हो और हम लोग यहाँ पर 10 लोग तुम्हारे पर मिलकर अटैक करें, क्योंकि इससे तो यहाँ पर हमारी इंसल्ट होने वाली है। लेकिन हम तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जिस तरह से तुम्हारे बारे में यहाँ पर हाइप किया गया है कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही महान और एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हो, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर अगर एक अपने मेंबर को कम कर देते हैं तो फिर हमें डिसएडवांटेज होगा। इसी वजह से मैं अपने पूरे 10 मेंबर्स को लेकर अंदर जाऊंगा। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे ठीक समझो वैसे करो। साथ ही वो सोच रहा था कि वेन टाओ ये वाकई में एक बहुत ही होशियार और चालाक लोमड़ी की तरह है, इसने यहाँ पर बातों बातों में मुझे यहाँ पर बातें सुना दी हैं। इसके बारे में ठीक ही कहते हैं कि इसका ब्लेड भी इसकी जुबान की तरह ही तेज है। तो रेफरी उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि दोनों साइड इस बात के लिए एग्री कर चुके हैं तो फिर ठीक है तुम लोग यहाँ पर अंदर इंटर हो सकते हो। इसी के साथ उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है तुम लोग अंदर इंटर हो सकते हो। तो यहाँ पर फिर से वहीं पर स्क्वाड मैचेस होने वाले हैं। तो इसी के साथ ही दोनों टीम्स जो होती हैं वहां पर अंदर जाने के लिए रेडी होती हैं। तो ब्रदर वेन टाओ जो होता है यानी जेंटल
स्वर्ड जो होता है ज़ूफेन से कहता है कि ज़ू पहले आप, तुम्हारा ज़ूफेन कहता है नहीं पहले तुम जाओ, और इसी के साथ ही फिर वो दोनों एक साथ वहां पर से अंदर जाते हैं। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग इतने बुरे नहीं हैं। हमें यहाँ पर इनके बारे में एक बात पता चली है कि अगर यहाँ पर इनके साथ सच बोलोगे, यानी कि अगर इनके साथ अच्छा करोगे तो ये भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर यहाँ पर तुम बुरा करोगे, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रेडिंग सेक्टर के लोगों ने इनके साथ बुरा किया था, तो उनके साथ भी यहाँ पर बुरा हुआ, उनके 9 लोग मारे गए और सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर वो भी नंगा यहाँ पर से बाहर निकला था। पर उसको दिखाते हैं कि कॉन्कर भी वहां पर ऊपर खड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है इन कमीने की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने की, सभी लोग अब यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जिंदा तो हूँ लेकिन इसके बावजूद मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है। और इसी के साथ उनके पीछे एक मिस्टीरियस बंदा अपीयर होता है जो कि अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। वो उनसे कहता है कि मास्टर की और यंग मास्टर रेन, मैं यहाँ पर तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, मेरे पास मेरे मास्टर की तरफ से एक मैसेज है जो मैं तुम्हारे सेक्टर मास्टर को पहुंचाना चाहता हूँ, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझसे बात करोगे। और वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। वो आगे से वहां पर डर्टी सी स्माइल दे देता है। तो आपको भी यहाँ पर लूजी की तरह का ही दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगता है कि ये लूजी ही है, क्योंकि इसके अलावा और कमीना कौन हो सकता है, लूजी ही है ये। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि हम लोग फिर से वही वाली टैग टीम गेम खेलने वाले हैं, जहाँ पर तुम में से जो भी यहाँ पर मेरे 6 थीरियल स्टेज के बॉडीगार्ड्स को हरा देगा वो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो वेंटा उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम फिर से यहाँ पर वही कुछ करने वाले हो, इसी वजह से मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया हूँ। हमारे पास यहाँ पर तुम्हारे अलावा 8 और कल्टिवेटर्स हैं, जिनमें से 5 कल्टिवेटर ऐसे हैं जो कि थीरियल स्टेज के हैं, जबकि उनमें से बाकी के जो 3 हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये मैच मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के जितने भी डिसाइपल इस कंपटीशन में आए हैं वो सारे के सारे एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं, और उनमें से कुछ तो यहाँ पर एथीरियल स्टेज के 4th लेवल पर भी हैं। तुम तो बड़ी आसानी से मेरे तक पहुंच जाओगे। तो ये बात सुनने के बाद वेंटा उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सभी एथीरियल स्टेज के मास्टर्स को लेकर एक बार तुम्हारे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर दूंगा? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर खुद से इस बात को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जब मैंने वहां पर देखा ब्रदर हान जुनफेंग किस तरह से यहाँ पर फाइट कर रहा था, उसे देखने के बाद मेरे अंदर भी एक नई हिम्मत आई है। मैं भी यहाँ पर अपनी लिमिट्स को देखना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं वो सभी एक साथ मेरे पर अटैक करें, और मैं यहाँ पर उन सभी को हराकर तुम्हारे तक पहुंचूंगा और उसके बाद तुमसे फाइट करूंगा। जबकि की चेंगलोंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या वाकई में 8 के साथ अकेले फाइट करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम 8 को हैंडल कर पाओगे? मेरी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त थीरियल स्टेज के 3rd लेवल पर है और तुम इस वक्त कल्टीवेशन में 4th लेवल पर हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हराकर आगे बढ़ पाओगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ वार्म अप करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी असली फाइट तो यहाँ पर ज़ूफेन के साथ होगी। तो जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, की चेंगलोंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिम्स हैं जो यहाँ पर मार खाने के लिए आए हैं? हम यहाँ पर मार खाकर हारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपनी सोल को रिलीज करता है। जैसे वहां पर अपनी सील सोल को रिलीज करता है तो उसकी सील जो होती है वहां पर उसे उसके ऊपर फेंकता है वेंटाओ के ऊपर। तो जब उसकी सील वेंटाओ के ऊपर गिरने वाली होती है तो वेंटाओ को पहले से पता होता है कि वो सील को रिलीज करेगा। इसी के साथ ही वेंटाओ जल्दी से साइड के ऊपर जंप करता है, फिर साथ ही वो अपनी जेंटल स्वॉर्ड को निकालता है और उसके साथ वहां पर उस सील के ऊपर कट लगा देता है, उसे सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। वो अपनी उंगली को ही वहां पर स्वॉर्ड एनर्जी के साथ यूज कर रहा था, यानी अपनी उंगली को वहां पर स्वॉर्ड की तरह यूज कर रहा होता है। और इसी के साथ ही जैसे वहां पर सील कटती है तो इसी के साथ ही की चेंगलोंग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर हमारे ज़ूफेन के बाकी के सभी साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या? उसने तो अभी तक यहाँ पर अपना वेपन भी नहीं निकाला, फिर उसने यहाँ पर उसकी सील को कैसे काटा और साथ ही यहाँ पर ब्रदर की चेंगलोंग हार कैसे गया, वो भी एक ही मूव में। तो वहां पर की चेंगलोंग को हराने के बाद उसे कहता है कि ब्रदर की प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर बहुत ही कम पावर्स को यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, क्योंकि अगर तुम उठोगे तो फिर मुझे अपनी ज्यादा पावर को यूज करना पड़ेगा और इसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। और की चेंगलोंग बेचारा वहां पर इतनी ज्यादा इंसल्ट महसूस कर रहा था कि यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पर इस वक्त सीरियल स्टेज के 3rd लेवल पर हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में मैं यहाँ पर हार गया, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स के लेवल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। असल में हम सभी में से सिर्फ और सिर्फ एक ज़ूफेन ही है जो कि मिडिल 3 सेक्टर्स के लेवल के बराबर है, क्योंकि इन सभी के मिडिल 3 सेक्टर्स के जो डिसाइपल्स हैं उनको जो रिसोर्सेज दिए गए जिनके साथ उन्होंने कल्टीवेट किया है वो तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तरह है, और हम सभी लोगों का लेवल अभी भी वहां पर लोअर 3 सेक्टर्स के बराबर ही है। ज़ूफेन हमें यहाँ पर ले तो आया है, लेकिन अब यहाँ पर आगे का रास्ता हमें खुद ही तय करना है। हमें यहाँ पर अपने आप को खुद साबित करना होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में अपनी जगह बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 579 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 580 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि की चैंगलोंग सबसे पहले वहां पर हार जाता है। उसके हारने के बाद अब वेंटाओ आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो इसी के साथ ही वो बाकी सभी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि अब सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर वो लड़की आगे बढ़ती है जिसका नाम शायद जुएलिंग है, तो वहां पर वो हार जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर काइलैंग, गुईहू और साथ में जुएर, वो तीनों जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे सीनियर ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से हराने की, हम तुम्हें यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। और वो तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही जेंटल स्वॉर्ड फिर से वहां पर अपनी उंगली को घुमाता है और तीनों के ऊपर अटैक करता है और तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। वो उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना और आगे मत बढ़ना। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग इस लायक नहीं थे कि तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर सको और मैं तो यहाँ पर ज़ू फैन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ज़ू फैन के टोटल 5 साथी जो है वो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर गिर चुके हैं। अब यहाँ पर जो बचते हैं वो 3 रेडियंट स्टेज के चूजे होते हैं। तो वो उनके पास पहुंचता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट कर पाओगे, अगर नहीं तो चुपचाप यहाँ पर खुद ही हार जाओ। लेकिन अब यहाँ पर उन्हें फाइट तो करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि बहुत ही जल्दी अब मैं यहाँ पर तुम्हारे बटलर ज़ू फैन से फाइट करने वाला हूं, इसलिए प्लीज चुपचाप यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना और कोई भी दोबारा उठना मत। और वो उन तीनों के ऊपर भी अटैक करता है और वो तीनों भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो ये देखने के बाद बाहर खड़ा वो किंगकुई कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये लड़का वेंटाओ स्वर्ड्स गार्ड सेक्टर का यंग मास्टर, मुझे लगता है कि ये टॉप 3 सेक्टर्स में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे लगता है कि ये लड़का टॉप 3 सेक्टर्स में होना चाहिए था। के रास्ते में फाइनल जो रोड ब्लॉक था उसने वो भी हटा दिया, यानी कि वहां पर 8 के 8 कल्टीवेटर्स जो है वो हार चुके हैं। उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ उसे ज़ू फैन से फाइट करनी है और वो ज़ू फैन को हरा देगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो यहाँ पर टॉप 3 में हमसे फाइट कर रहा होगा। तो ये बात सुनने के बाद जानमो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने रास्ते की उस रुकावट को हटा पाएगा जो अभी उसके सामने आने वाली है। अभी तो बस छोटे छोटे पत्थर थे जो उसने हटाकर साइड पर कर दिए, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा पहाड़ आने वाला है। तो वो किंगकुई से कहता है कि लेकिन अभी भी यहाँ पर ज़ू फैन के हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ 10 थ्री स्टेज के मास्टर्स हैं और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ू फैन है। क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का इतने सारे कल्टीवेटर्स को हरा पाएगा, थ्री स्टेज के कल्टीवेटर्स को? तो जानमो से कहता है कि तुमने अभी तक उससे फाइट करके देखा नहीं, तो अभी तक तुमने उसका पंच भी नहीं खाया, तुम्हें कैसे पता होगा कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है। और जिनलियो से कहता है कि मुझे लगता है कि जानमो यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इस फाइट के एंड के ऊपर जो विजेता होने वाला वो सिर्फ और सिर्फ ज़ू फैन ही होगा। ये बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि ज़ू फैन इस फाइट को जीत जाएगा। वो किंगकुई से कहता है लेकिन तुमने भी तो अभी तक उससे फाइट करके देखी नहीं, तो फिर जूनियर ब्रदर जिनली तुम यहाँ पर ये बात इतनी शोर्टी के साथ कैसे कह सकते हो? तो जिनलियो से कहता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मेरा आर्च एनिमी है, यानी कि वो मेरा जानी दुश्मन है। तो फिर मुझे पता है कि वो मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं वहां पर उन 10 को हरा सकता हूं तो वो भी हरा सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ से हमारी सिस्टर किंगचैंग की सिस्टर्स उसे कहते हैं कि ज़ू फैन अब वहां पर बिल्कुल अकेला है और उसके सामने 10 कल्टीवेटर्स हैं, अब वो वहां पर क्या करेगा? तो किंगचैंग अभी उसे वहां पर कुछ कह नहीं लगती है। किसी के साथ उनका मास्टर जुन जो होता है वहां पर बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के यंग मास्टर के साथ फाइट करने वाला है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो वहां पर मर जाए, जिस तरह उसके बाकी के सभी डिसाइपल ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हैं, इसी तरह वो फाइट में उस लड़के को मार डाले। तो ये बात सुनने के बाद लड़कियां जो होती हैं वो किंगचैंग से कहती है कि जब से यंग मास्टर यहाँ पर जानमो से मिले हैं उस वाक्य के बाद से यंग मास्टर जो है वो बहुत ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं, यानी कि इस तरह की बुरी बातें करना शुरू कर दी हैं। तो किंगचैंग उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज़ू फैन हमेशा से अकेला ही था, वो जब भी यहाँ पर लड़ा है वो अकेले ही लड़ा है। उसको यहाँ पर चीयर करने वाले ज्यादा लोग क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर उसके खिलाफ वाले ज्यादा लोग ही क्यों ना हो, यहाँ पर वो हमेशा अकेले फाइट करता है और आज भी यहाँ पर इस फाइट को जरूर जीतेगा। और दूसरी तरफ से हमारा जेंटल स्वॉर्ड जो होता है, यानी वेंटाओ जो होता है, वो ज़ू फैन के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स को देखा है। बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर उनके बॉडीगार्ड्स के उनके ढेर हो जाने के बाद यहाँ पर उन्हें थोड़ी बहुत झिलमिलाहट तो होती है, लेकिन ज़ू फैन एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर अपने डिसाइपल के यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बावजूद आगे नहीं बढ़ा, उनमें से किसी एक को देखने के लिए भी आगे नहीं बढ़ा, जहां तक उसके चेहरे के रिएक्शंस भी नहीं बदले। ऐसे लगता है कि जैसे उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसके 8 लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुके हैं, जबकि मेरी टीम के अभी के सारे 10 के 10 लोग पूरे सही सलामत है और उसे हरा सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर ज़ू फैन का मुकाबला करना है, मैं यहाँ पर इसकी इस हरकत की वजह से बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ अटैक करना होगा। और इसी के साथ ही वो कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही वहां पर अपनी एनर्जी के साथ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जैसे वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन यूज कर रहे हो। तो जैसे वहां पर अपनी स्पेशल तलवार के साथ वहां सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि हमारा ज़ू फैन जो होता है वो अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए उसकी 4th स्टेज यानी कि स्पेस क्रशर को यूज करता है। जैसे वहां पर स्पेस क्रशर को यूज करता है तो उसके आसपास की स्पेस जो होती है वहां पर क्रश होती है। वेंटाओ जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। पीछे हटने के बाद वो कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरह का एक
हिडन मूव है और साथ ही वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए हमारे ज़ू फैन के ऊपर अटैक करने लगा है, क्योंकि अब वो अपनी तलवार को वहां पर अपने हाथ से छोड़कर एनर्जी की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है और वो एनर्जी जो होती है वो सीधी आकर उसके स्पेस क्रशर बैरियर के ऊपर आकर पड़ती है और बैरियर के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। हमारा ज़ू फैन चिल्लाकर कहता है कि जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी तलवार ने यहाँ पर मेरे बैरियर के अंदर क्रैक डाल दिए हैं, अब मेरा बैरियर यहाँ पर टूट जाएगा। और इसी के साथ ज़ू फैन का बैरियर टूट जाता है और हमारा ज़ू फैन जानबूझकर अपना बाजू सामने की तरफ करता है जहां पर जख्म होता है, तो वो तलवार जो होती है सीधा आकर उसके बाजू के अंदर दस जाती है और हमारा ज़ू फैन वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि सभी को यही पता चले कि यहाँ पर फाइट करते हुए तलवार की वजह से उसका बाजू जख्मी हो गया है। ये देखकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है, स्पेशली सिस्टर किंग चैंग। वो वहां पर सोच रही होती है कि ज़ू फैन तुम यहाँ पर इतनी आसानी से जख्मी नहीं हो सकते, और जानवो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने इस लड़के को इतने बुरी तरह से पंचेस मारे थे लेकिन इस लड़के की स्किन के ऊपर एक छोटा सा स्कार भी नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ पर वेंटाओ की तलवार उसके बाजू के अंदर कैसे दंस गई। तो वो किंग को से कहता है कि जानवो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा कमजोर हो, जहाँ पर तुम ये भी नहीं कर पाए कि उस लड़के के ऊपर स्क्रैच डाल पाते। जब किसी के साथ ही वो से कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़का जो है यानी वेंटाओ जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो लड़का जो है उसकी वजह यानी ज़ू फैन उसकी वजह से जख्मी हो गया है, और मुझे लगता है कि ज़ू फैन को तुम सभी लोगों ने बस ऐसे ही यहाँ पर महान बना दिया था, असल में वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। जानवो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी तो जरूर चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज़ू फैन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कैसे कर सकता है कि उसने वहां पर बैरियर के अंदर कोई ऐसी कमजोर जगह छोड़ दी जिसकी वजह से वो तलवार आकर उसके बाजू के अंदर लग गई। तो जिनली कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है। उसने जानबूझकर तलवार को अपने बैरियर को तोड़ने दिया और साथ उसने जानबूझकर अपने बाजू के अंदर तलवार को दंसाया है। कहीं पर हमारे ज़ू फैन को दिखाता है कि वो डेविली स्माइल दे रहा था क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका है। अब कोई भी अगर उसके बाजू को देखेगा तो उन सभी को यही लगेगा कि यहाँ पर वेंटाओ की तलवार की वजह से उसका बाजू जख्मी हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 580 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 581 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिलिन कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ू फैन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तो वो उनको वहां पर डिटेल समझा रहा था कि ज़ू फैन जो है वो कभी भी इस तरह की छोटी मोटी गलती कैसे कर सकता है कि वो अपने ओपोनेंट को यहाँ पर इतना कमजोर समझे कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही कमजोर सा बैरियर क्रिएट किया हो कि उसकी तलवार उसके बैरियर को तोड़कर उसके बाजू के अंदर आकर लग गई हो। मुझे लगता है कि ज़ू फैन जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, जबकि जानवो उसे कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन ब्रदर वो किंग कोई जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि कोई भी इंसान है वो यहाँ पर गलती कर सकता है। हो सकता है कि ज़ू फैन ने यहाँ पर गलती कर दी हो, उसे लगा हो कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो टॉप 3 सेक्टर्स में से नहीं है, इसी वजह से उसने बहुत ही कमजोर बैरियर क्रिएट किया हो। वो किंग को उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर जिलिन तुम कुछ ज्यादा स्टबर्न हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गलत हो। जबकि जानवो भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उसे परफेक्ट समझ हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे फाइट करने के लिए परफेक्ट मैच हो, तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो वो भी यहाँ पर इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे फाइट करने के लिए बना है, यानी यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में तुमसे फाइट करने के लिए आया, तो बाकी किसी के सामने कोई गलती नहीं कर सकता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर का दिखाया जाता है कि मास्टर शैंक की साइड के ऊपर खड़े होकर जो मैच देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, इसने यहाँ पर इस बात को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर लिया और तलवार को जानबूझकर अपने वुंड के अंदर दंसा लिया ताकि जहाँ पर किसी को इस बात के ऊपर शक ना हो। अब उसके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, वो अपने जख्म को ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकता था, लेकिन अब सभी को पता है कि यहाँ पर वेंटाओ की तलवार ने उसको जख्मी किया है, तो कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करेगा। अगर ये लड़का यहाँ पर इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं होता तो मैं यहाँ पर जैसे जीनियस लड़के को अपने साथ लेकर जाना चाहता था ताकि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर उस केव के अंदर जाऊं और वहां पर से जाकर अपनी स्वर्ड ले लूं। लेकिन अफसोस कि मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ इस तलवार के लिए यहाँ पर आया हूं और मैं तलवार लेकर यहाँ पर से निकल जाऊंगा। साथ ही मास्टर शैंकी वहां पर से गायब हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा ज़ू फैन जो होता है बाजू के उसके अंदर तलवार धंसी होती है और वेंटाओ अपनी तलवार को वापस खींचता है, तो वो तलवार के साथ खून भी लगा होता है। वो उस खून को देखता फिर साथ उसे कहता है कि ब्रदर ज़ू फैन प्लीज मुझे माफ करना, मुझे ये तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर ये तलवार तुम्हें बुरी तरह जख्मी कर देगी। तुम्हारा ज़ू फैन भी जल्दी से अपना चौका उतार देता है और उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे भी यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत है, मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। तो वेंटाओ वहां पर पूरी तरह से उसे रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा था और उसे कहता है कि पता ज़ू फैन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरी तलवार तुम्हें इतना गहरा जख्म दे देगी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तलवार से चोट लगेगी। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं सकते
देगा। क्या तुम यहाँ पर मुझे कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी तलवार मेरी बॉडी के अंदर आकर दंस गई है तो दोबारा मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने दूंगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने तुम्हारी एक हिट तो खा ली, लेकिन अब दूसरी हिट के बारे में तुम्हें यहाँ पर 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अब सीरियस होने वाला हूँ और मैं यहाँ पर ऑल आउट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशंस भी अब यहाँ पर फाइटिंग की होने वाली हैं। तो वेंटा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ब्रदर ज़ू फैन, मैं भी तो यहाँ पर हारना तो नहीं चाहता, मैं यहाँ पर हारने के लिए तो आया भी नहीं हूँ। इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर ठीक है, अगर यहाँ पर तुम फुल पावर्स को रिलीज कर रहे हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपना ऑल देना होगा। और वो भी अपनी तलवार निकालता है, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही वहां पर अपने स्पेशल स्किल को यूज करने वाला है। फिर साथ ही उसे कहता है कि ब्रदर ज़ू, क्या तुम्हें पता है कि मेरी तलवार का नाम क्या है? इसका नाम एफिमेरल लाइफ है। इस तलवार को एफिमेरल लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट और हार्ड स्वर्ड है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड है। तुम्हें दिखाई देगी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्वर्ड है, क्योंकि ये सॉफ्ट किल भी करती है और हार्ड किल भी करती है। तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस बार में भी अंदाजा हो जाएगा कि ये हार्ड किल कैसे करती है, क्योंकि जब ये हार्ड होती है तब ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तुम्हारा ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारी स्वर्ड का नाम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, एम्फिरल स्वर्ड, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड, एक ही टाइम के ऊपर सॉफ्ट और एक ही टाइम के ऊपर हार्ड। यानी कि तुम्हारी तलवार यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अगर किसी की जान लेना चाहते हो तो तुम यहाँ पर अपनी जेंटल स्वर्ड की मदद से किसी की जान भी ले सकते हो, और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर किसी को इसको महसूस भी नहीं होने दोगे, यानी बिल्कुल एक सॉफ्ट स्वर्ड की तरह। ठीक है, साथ ही हमारा ज़ू फैन जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि जिस तरह की तुम्हारी स्वर्ड है सॉफ्ट एंड हार्ड, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी प्योर डिस्ट्रक्शन पावर को यूज करना पड़ेगा, तभी मैं एक ही ब्लो में इस तलवार के अटैक को ब्लॉक कर पाऊंगा या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी तलवार के सीक्रेट्स बताने के लिए। अब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ क्या करना है। जबकि वेंटा वहां पर हैरान होता है और कहता है कि ब्रदर ज़ू फैन, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था कि अब तुम यहाँ पर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को यूज करना शुरू कर दो, मैं तो बस यहाँ पर अपनी तलवार की तारीफें कर रहा था। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो जिसने यहाँ पर फाइट शुरू होने से पहले ही अपनी सारे के सारे कार्ड्स मेरे सामने रख दिए। तुम्हें अपनी तलवार की तारीफें नहीं करनी चाहिए थी, तुमने तारीफें करने के चक्कर में अपनी वीकनेस मुझे बता दी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूं कि तुम एक बेवकूफ नहीं हो, बल्कि तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेंटलमैन होने की वजह से ये सब कुछ किया, यानी तुम बहुत ज्यादा जेनरस हो और तुमने यहाँ पर रिस्पेक्ट के तौर पर मुझे ये बताया कि तुम्हारी तलवार का नाम क्या है और ये तलवार किस तरह से काम करती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बात से खुश भी हूँ। तो इसी के साथ ही जेंटल स्वर्ड यानी वेंटा उसे कहता है तो फिर ठीक है, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर तुम्हें मेरी तलवार के बारे में पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पर तलवार को जानना और तलवार को हराना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला हूँ और उस टेक्निक का नाम 1000 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क होता है। तो जैसे वहां पर 2 स्ट्राइक्स लगाता है तो वो 2 स्ट्राइक्स हमारे ज़ू फैन के करीब जाने के बाद वहां पर बारीक बारीक दागों में चेंज हो जाती हैं, यानी कि वहां पर बहुत सारी बारीक दागों का थ्रेड्स बन जाते हैं। तो हमारा ज़ू फैन कहता है कि ये क्या, ये बिल्कुल सिल्क की तरह लग रहे हैं, यानी बारीक धागे की तरह लग रहे हैं, लेकिन असल में ये स्वर्ड एनर्जी है जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्म में है। तो हमारा ज़ू फैन उनको देख रहा होता है, जबकि बाहर खड़े मास्टर यांग चिल्लाकर कहता है कि इस बेवकूफ बच्चे को मैंने कहा भी था कि मिडल 3 सेक्टर्स की फाइट देखने के लिए यहाँ पर जरूर आए, लेकिन ये आया नहीं और अब इसे पता नहीं है कि यहाँ पर ये 1000 वेव ऑफ सिल्क जो है, ये टेक्निक जो है कितनी खतरनाक टेक्निक है, इसे पता ही नहीं है कि ये टेक्निक क्या करती है। तो हमारा ज़ू फैन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि अगर सिल्क को काटना हो तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन पावर ही काम आती है। वो अपने पंजे को उठाता है, सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, वो वहां पर पर्पल थंडर को यूज करते हुए सारे के सारे सिल्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जीलिन कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा अटैक था, उस लड़के ज़ू फैन ने वहां पर अपनी पर्पल थंडर को यूज करते हुए सिल्क को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सिल्क वहां पर टुकड़े टुकड़े हो गया है, यानी कि वो टूट गया है। लेकिन इसी के साथ ही वो किंगकुई से कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगला मूव है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर वेंटाओ ने यहाँ पर इस तरह के थ्रेड्स की टेक्निक को यूज किया है तो उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि ज़ू फैन उस अटैक को बहुत ही आसानी से टैकल कर लेगा। तो यहीं पर वेंटाओ को दिखाता है कि वो सारी की सारी स्वर्ड एनर्जी जो कि हमारे ज़ू फैन ने वहां पर डिस्ट्रॉय किया और उसकी अपनी एनर्जी उसके अंदर मिक्स हुई थी, वो सारी वापस जाती है और जाकर उस तलवार के अंदर ऐड हो जाती है, यानी कि उसकी जेंटल स्वर्ड उसकी एफिमेरल लाइफ के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से स्वर्ड का कलर भी चेंज हो जाता है और साथ ही वहां पर वो चमकना शुरू हो जाती है। तो वहां ज़ू फैन कहता है तो अब मुझे समझ आए कि यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने अपनी एनर्जी पर्पल थंडर को रिलीज करके यहाँ पर इसके जो थ्रेड्स है उनको तोड़ा, वो सारे के सारे थ्रेड्स जो थे वापस एनर्जी की शेप में उसी तलवार के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से तलवार को डबल पावर मिल गया, क्योंकि उसके अंदर मेरी पर्पल थंडर भी थी, यानी कि उसने मेरी तलवार की मेरी एनर्जी को वहां पर उसके अंदर एब्जॉर्ब करके उसको ज्यादा पावरफुल बना लिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा ज़ू फैन जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे खुद ही जाकर उसके ऊपर पंचेस मारने होंगे। और ज़ू फैन बड़ी तेजी के साथ पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 581 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 582 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेंटल स्वॉर्ड के अटैक की वजह से हमारा ज़ू फैन जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली फिर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना होगा ताकि मैं तुम्हारे करीब आकर पंची से साथ तुम्हारे पर अटैक कर सकूं। और हमारा ज़ू फैन जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वहीं पर रास्ते में जेंटल स्वॉर्ड जो होता है फिर से अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हैं, वहीं पर उसी थ्रेड वाली टेक्निक को यूज करता है। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि तुम्हारी इस ट्रिक के बारे में तो मुझे पहले ही पता चल गया कि ये किस तरह से काम करती है। और हमारा ज़ू फैन बड़ी तेजी के साथ स्ट्रिक को वहां पर अवॉइड कर लेता है और वहां पर से निकलकर अपने क्लॉ को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो इस बात से जेंटल स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वेंटाओ जल्दी से वहां पर फिर से अपने थ्रेड्स को यूज करते हुए अपने थ्रेड्स को उसकी तरफ वापस भेजता है और हमारे ज़ू फैन के ऊपर दोबारा अटैक करता है। तो हमारा ज़ू फैन कहता है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन जो होता है वो अपनी किलियन वाली आर्म को यूज करते हुए थंडर ट्रैबुलेशंस को यूज करता है, पर्पल ट्रैबुलेशन पर्पल लाइटनिंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब पर्पल लाइटनिंग के साथ वहां पर अटैक करता है, साथ ही वहां पर अपने गोस्ट ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। तो उसकी गोस्ट ड्रैगन क्लॉ काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन दूसरी तरफ से वेंटाओ भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो दोनों के अटैक्स वहां पर टकराते हैं और इसी के साथ ही वेंटाओ पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वेंटाओ के पीछे गिरने के बाद वेंटाओ अब सामने की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़के ने पहले नौटंकी की थी। एक छोटा सा मामूली सा अटैक जो था वो फुल अटैक भी नहीं था, जो तलवार ने इसको जख्मी कर दिया इसके बाजू के दंस का। लेकिन अब यहाँ पर जो मेरे पर अटैक कर रहा तो मुझे समझ आ रही है कि ये यहाँ पर कोई इतना भी कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि वो कोई मिस्टेक थी, यानी कि वहां पर गलती की वजह से इसने मुझे कमजोर समझ लिया होगा, तभी मेरी तलवार इसको लग पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो सीरियस हो गया है जिसकी वजह से अब मेरे लिए यहाँ पर इसके लिए कोई कमजोरी ढूंढ पाना या फिर कोई फ्लॉ ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि ज़ू फैन पूरी तरह से सीरियस लग रहा है। दूसरी तरफ से हमारा ज़ू फैन सोच रहा होता है कि वेंटाओ वाकई में काफी ज्यादा सीरियस है। इसकी तलवार तो बिल्कुल जैसा इसने बताया था बिल्कुल वैसे ही, यानी कि जब यहाँ पर सॉफ्ट होना हो तब सॉफ्ट हो जाती है, जब यहाँ पर हार्ड होना हो तब है हार्ड हो जाती है। यहाँ पर मेरी किलियन नाम के ब्लॉक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। मैंने यहाँ पर सोल ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को यूज किया, लेकिन इसने यहाँ पर इस टेक्निक को भी अपनी तलवार से ब्लॉक कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि इसकी तलवार के अंदर पहले जितनी पावर नहीं बची जितनी तलवार के अंदर पहले पावर थी। इसका मतलब यह है कि इसकी जो स्पेशल टेक्निक है वो टेक्निक इस तरह काम करती है कि इसे यहाँ पर टाइम चाहिए होता है अपनी तलवार के अंदर एनर्जी को गैदर करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर टाइम दूंगा नहीं तो फिर अपनी तलवार के अंदर एनर्जी को गैदर नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ज़ू फैन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक पंच मारता है, लेकिन वेंटाओ जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है मुझे लगा ही था कि तुम्हें अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अपनी एनर्जी को गैदर करना पड़ता है, तभी तुम तलवार की एनर्जी को रिलीज कर पाते हो। तो इसी वजह से तुम यहाँ पर से जंप करके पीछे हटे हो, तुम इसी वजह से यहाँ से भागे हो। और हमारा ज़ू फैन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास अभी यहाँ पर कोई ट्रिक है तो उसे यूज कर लो, वरना तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चाल नहीं बची और मुझे यहाँ पर इस चाल को तोड़ना बड़ी आसानी से आ गया है। तो इसी के साथ ही वेंटाओ वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे पता था कि मैं यहाँ पर अकेला तुमसे कभी फाइट में जीत नहीं पाऊंगा, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सारी तैयारी करके आया हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे फाइट की ताकि मैं यहाँ पर देख सकूं कि तुम कितने कैपेबल हो, तुम क्या कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर फाइट करके वो देख लिया। इसी वजह से अब यहाँ पर एक टीम बैटल है तो मेरे बाकी के 9 साथी कब काम आएंगे। और वो उन सभी से कहता है कि चलो सभी लोग आ जाओ, हम लोग यहाँ पर टीम बैटल करने वाले हैं। और उसके सभी साथी अपनी अपनी तलवार निकालकर वहां पर आ जाते हैं। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि ये क्या, इसके पास तो पूरे 10 साथी हैं। ये बात तो ज़ू फैन को पहले से पता थी। और इसी के साथ ही वो किंग को दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर पलड़ा पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। एक तरफ ज़ू फैन अकेला, दूसरी तरफ से वेंटाओ के पास पूरे 9 साथी यानी कि वो 10 लोग पूरे हैं और वो लोग यहाँ पर सारे के सारे एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं। 10 एथीरियल स्टेज के मास्टर्स यहाँ पर अकेले ज़ू फैन को हरा सकते हैं। ये मुझे लगता है ये हो सकता है। जबकि जानमो से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़के ने बहुत ही अच्छी चाल चली है, किसने यहाँ पर अपने सभी साथियों को पहले बचा कर रखा और उसके बाद यहाँ पर अकेले सबको हराकर अब यहाँ पर अपने बाकी के साथियों को भी फाइट में शामिल कर लिया है। मुझे लगता है कि लोगों ने यहाँ पर हमारे यानी कि अपर 3 सेक्टर्स में से किसी को चैलेंज करने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक को छुपा कर रखा होगा, लेकिन ज़ू फैन की वजह से अब अपनी सीक्रेट टेक्निक उनके सामने शो करवानी पड़ेगी, यानी हम सभी के सामने शो करवानी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ी टाइशंग जो होता है वो ज़ू फैन से कहता है कि ज़ू फैन मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक बॉडी कल्टिवेटर हो और तुम्हारी बॉडी जो है वो फ्रीकिश बिल्ड की है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जाकर तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं डाल सकते अगर हम लोग नॉर्मल अटैक्स करते रहेंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो अटैक को यूज करने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो अगर तुम यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लेना। ज़ू फैन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहले बता दिया, क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पर जीतना भी है या नहीं? ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करके एक साथ मेरे पर अटैक कर सकते हो। जबकि वेंटाओ जो होता है वहां पर टाइशिन से कहता है कि ये तुमने क्या किया, क्या तुम यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को अपनी कमजोरियों के बारे में बता रहे हो, क्या तुम उसे अपने अटैक्स के बारे में बता रहे हो कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर इस तरह का अटैक करने वाले हैं, तुमने तो यहाँ पर पहले उसे चौकन्ना कर दिया।
तो जी टाइशेंग उसे कहता है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है अगर उसे इस बारे में पता चल जाएगा, वैसे भी तो हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने ही वाले हैं और वैसे भी अगर बताकर अटैक किया जाएगा तो वो जीत मायने रखती है कि कम से कम उसे तैयारी का मौका तो मिला था और हमारे जीतने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो चलो फिर जल्दी से यहाँ पर रेडी करो, अपने अटैक्स को रेडी करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन यहाँ पर जीत पाता है। जी टाइशेंग वहां पर अपनी तलवार को उठाता है, साथ ही अपनी सोल को रिलीज करता है और उसके साथ उसके बाकी के 10 साथी जो होते हैं वो सारे वहां पर अपनी अपनी सोल को रिलीज कर देते हैं। सभी लोग अपनी तलवार को उठाकर अपनी सोल को जब रिलीज करते हैं तो वो सभी सोल वहां पर ऊपर आसमान में चली जाती हैं, जाकर मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखने के बाद जानवो चिल्लाकर कहता है कि कहीं ये सभी लोग पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हैं, इन सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी सोल्स को क्यों निकाल दिया, क्या सभी लोग यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किंग को ही कहता है कि कहा जाता है कि इथेरियल स्टेज मास्टर की जो सोल होती है वो उसकी जो बेस होती है, क्योंकि अगर सोल को यहाँ पर डैमेज पहुंचेगा तो डैमेज पहुंचने की वजह से उनकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचेगा और साथ ही वो डैमेज जो है वो सालों तक हील नहीं होने वाला। और ऊपर से ज़ू फैन जैसे मॉन्स्टर के सामने अपनी सोल को रिलीज करने का मतलब यह है कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से डैमेज तो जरूर पहुंचेगा। ये सभी लोग पागल तो नहीं हो गए, इस फाइट को जीतना उनके लिए इतना जरूरी है क्या। तो जेलिन उनसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस फाइट को जीतना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 582 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला और ज़ू फैन उस पावरफुल अटैक का सामना कैसे करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 583 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है वो अकेला पड़ जाता है और दूसरी तरफ से 10 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स होते हैं और वो सभी के सभी अपनी सोल्स को रिलीज करते हैं। और जिनलिन कहता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को दांव पर लगा रहे हैं ताकि वो ज़ू फैन के खिलाफ यहाँ पर इस फाइट को जीत पाए। इसके साथ उन सभी की सोल्स होती है ऊपर आसमान में जाने के बाद वहां पर एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। तो जिनलिन कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जबकि इन सभी लोगों को पहले से पता है कि वो लोग ज़ू फैन के खिलाफ फाइट को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये फाइट जो है यहाँ पर ये हारने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर फायदा क्या अपनी जान को दांव पर लगाने का। तो वो क्योंकि उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सबके बारे में कैसे पता है, क्योंकि तुमने तो अभी तक उससे फाइट की नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी से अपनी जान को दांव पर लगाकर फाइट करना यही तो एक कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है ये सभी के सभी वॉरियर्स हैं और सभी लोगों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट को हराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वो सभी जो होते हैं अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज कर चुके होते हैं, सभी ने अपनी सोल को रिलीज कर दिया होता है, अब सिर्फ वेन टाओ बचता है। तो जी टाइशेंग उसे कहता है कि ज़ू फैन तुम्हें यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करोगे तो फिर तुम यहाँ पर जख्मी भी हो सकते हो। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी हार मान लो, या तो फिर साइड के ऊपर हट जाना, क्योंकि इस अटैक को डायरेक्टली फेस मत करना। मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रबर्न हो, लेकिन ये वाला अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि ये तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। और वेन टाओ वहां पर अपनी सोल रिलीज करेगा तो उसके बाद इनकी 10 सोल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि ब्रदर जी यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, हमारा ये अटैक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है, हम सभी लोग अपनी सोल्स को मर्ज करेंगे, उस वक्त एक बहुत ही पावरफुल अटैक होगा। और इसी के साथ ही वेन टाओ भी वहां पर अपनी सोल को रिलीज कर देता है। जब वो अपनी सोल को रिलीज करता है तो उसकी सोल जो होती है वहां पर सभी सोल्स को एक सेंटर में मर्ज करती है और सभी की सोल्स वहां पर जो होती हैं एक साथ मिलती है तो जबरदस्त रोशनी चमकती है। सभी देखने वाले अपनी आंखों को कवर करते हैं और कहते हैं कि वहां पर हुआ क्या वो सारी की सारी सोल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं और वहां पर सभी सोल्स के एक दूसरे के साथ मर्ज होने के बाद एक बड़ी सी तलवार बन जाती है। तो सभी के 10 सोल्स को मिलाकर उन्हें एक बड़ी सी तलवार बना ली होती है। ये देखने के बाद जानवर और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली दोनों एक्साल्टेड मास्टर जो होते हैं वो देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो सॉल हार्मनी है। फाइट बियर्ड कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर इस टेक्निक को अचीव कर लिया। यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग तो वाकई में काफी ज्यादा महान है, वैसे लगा नहीं था कि ये सभी लोग यहाँ पर ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे। जबकि ब्लैक बियर्ड उसे कहते हैं कि हाँ ये वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। चलो यहाँ पर ये बात तो मानने लायक है कि 2 या 3 सोल्स को यहाँ पर आपस में मर्ज किया जा सकता है, जिनके साथ हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, 4 या 5 से भी की जा सकती है, लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ पर 10 सोल्स को आपस में मर्ज कर दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग जो है बचपन से यहाँ पर तलवारबाजी के साथ ही अपने आप को प्रैक्टिस करवाते हैं और इनकी सोल्स जो होती है वो भी यहाँ पर स्वॉर्ड से रिलेटेड ही होती हैं। इसी वजह से इनको अपने अंदर तक सोल्स महसूस होती है। स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ही अच्छे से पता है कि स्वॉर्ड एनर्जी क्या होती है। इसी वजह से लगता है कि ये लोग यहाँ पर इस बात को पॉसिबल बना पाए कि इन सभी लोगों ने अपनी सोल्स को यहाँ पर मर्ज कर लिया है। व्हाइट बियर्ड से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि इस लड़के वेन टाओ की जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर इन सभी की कोर है, यानी कि उसने यहाँ पर इन सभी को आपस में मर्ज किया है। वेन टाओ वाकई में यहाँ पर एक महान वॉरियर बनने के लिए बना है। अगर वो इस फाइट में जिंदा रहता है तो इस फाइट में से आगे जाता है तो मुझे लगता है कि उसका नाम भी यहाँ पर लिख लेना चाहिए। तो उसी तरफ दिखाते हैं कि सिस्टर रुहुआ जो होती है वो हमारी किंग चैन से कहती है किंग चैन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ज़ू फैन जो है वहां पर उस अटैक को डॉज नहीं करेगा, क्या वो उसे डायरेक्टली फेस कर पाएगा? तो किंग चैन उसे कहते हैं कि मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो ये कर लेगा। और इसी के साथ दिखाता है कि वो बड़ी तलवार जो होती है बिल्कुल रेडी होती है और हमारा ज़ू फैन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। और सिस्टर किंग चैन जो
होती है उसके चेहरे को देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि वो कर लेगा, वो कर सकता है। और वेंटाओ से कहता है कि ब्रदर जू, हम लोग यहाँ पर प्लीज तुमसे कहते हैं कि साइड के ऊपर हट जाओ, इस अटैक को यहाँ पर डायरेक्टली फेस मत करना क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें भी नहीं पता कि इस अटैक के साथ तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर से हार मानता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पर से साइड के ऊपर हटता हूँ तो यही मतलब है कि मैं हार गया। मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और मैं यहाँ पर से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पर एक डरपोक कहलाऊंगा और मैं यहाँ पर डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं कहलाना चाहता, यानी कि मैं यहाँ पर जीत का भी हार जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद वेंटाओ से कहता है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर एक ट्रू मैन बनकर सामने खड़ा होना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर इस बात में पता चलेगा जब तुम्हारे पर हमारी तलवार गिरेगी, उसके बाद देखते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी यही एटीट्यूड वाले अल्फाज कह पाते हो या नहीं। और इसी के साथ ही वेंटाओ जो होता है वहां पर उस अटैक को यानी उस तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है। वो बड़ी सी तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ हमारे जू फैन के ऊपर गिरती है। तुम्हारा जू फैन जो होता है वहीं पर नीचे खड़ा होता है, साथ ही हमारा जू फैन जो होता है अपनी सोल को वहां पर रिलीज करता है। तो जैसे हमारा जू फैन अपनी सोल को वहां पर रिलीज करना स्टार्ट करता है तो उनकी तलवार जो होती है जू फैन की बॉडी के करीब आकर वहीं पर रुक जाती है और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, हमारी तलवार रुक क्यों गई है। तुम्हारा जू फैन जब वहां पर अपनी सोल को रिलीज कर रहा होता है तो उसी के साथ ही वो सोल जो होती है उस तलवार को कवर कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी तलवार वहां पर रुकी होती है। जैसे जैसे हमारे जू फैन की जो सोल होती है वहां पर शेप लेती है, ये देखने के बाद बाहर के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे जू फैन के पास यहाँ पर हिमनली सोल ड्रैगन है। तो जैसे वहां पर उसकी सोल जो होती है वहां पर रिलीज होती है, सभी लोग देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो किंगकुई कहता है कि वेस्टर्न लैंड्स में हमने सुना था कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी तक हिमनली ड्रैगन सोल बना पाए हैं, लेकिन इस लड़के के पास भी यहाँ पर हिमनली ड्रैगन सोल है। तो जान वो कहता है कि यही वजह है कि यहाँ पर इस अटैक के सामने से हट नहीं रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल हिमनली ड्रैगन सोल है। कहा जाता है कि जिसके पास ये ड्रैगन सोल होती है वो इनविंसिबल होता है। तो जिनली भी यहाँ पर हमारे जू फैन की तारीफ करते हुए कहता है कि इसके पास तो यहाँ पर हिमनली ड्रैगन सोल है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके पास हिमनली ड्रैगन सोल होगी, इसी वजह से तो यहाँ पर इतने एटीट्यूड के साथ सभी के सामने ये खड़ा हो सकता है, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी के सामने खड़ा हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे याद आया मेरे मास्टर ने कहा था कि किसी ने मेरी ड्रैगन सोल को चोरी कर लिया है, मुझे लगता है कि यही वो इंसान है, यानी कि जू फैन ने उसकी ड्रैगन सोल को चोरी किया होगा। इसके साथ ही जिनली खुद ही वहां पर ये बात करने के बाद खुद ही हंसना शुरू कर देता है, जबकि वो किंगक्यू से कहता है कि जूनियर ब्रदर अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया और तुम यहाँ पर कौन से ड्रैगन की एनर्जी चोरी होने के बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर इस बारे में बात कर रहा था कि जू फैन वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक है, कम से कम मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स के साथ उसके साथ फाइट तो कर सकता हूँ जब मुझे पता है कि उसके पास भी यहाँ पर हिमनली ड्रैगन सोल है। तो ये बात सुनने के बाद वो किंगक्यू से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि उसके पास भी ड्रैगन सोल है, कहीं तुम्हारे पास भी तो हिमनली ड्रैगन सोल नहीं है या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी सोल है जो कि उसकी सोल के साथ मैच कर सकती है, यानी कि उसी की सोल कितनी पावरफुल होगी। तो वो उसकी बात सुनने के बाद जिनली उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है, बहुत ही जल्दी तुम्हें सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा जब मेरी फाइट जू फैन के साथ होगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो जब लास्ट टाइम हमारे जू फैन ने ब्रेक थ्रू किया था और हिमनली ड्रैगन सोल बनाई थी, उस वक्त ड्रैगन के टॉम के अंदर वहां पर उसका एक डिसाइपल बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि जिनली की बॉडी के ऊपर उसी डिसाइपल ने आकर कब्जा किया हुआ है क्योंकि जिनली यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा अजीब बातें कर रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर गेस करके बता सकते हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा मुझे लग रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 584 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जब वहां पर अपनी हिमनली ड्रैगन सोल को रिलीज करता है तो सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तो वो किंगकुई कहता है कि जो तो ड्रैगन सोल है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसके पास भी ड्रैगन सोल है, इसी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और दूसरी तरफ वेंटाओ जब देखता है तो वो देखकर चलाकर उसे कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे पास यहाँ पर हिमनली ड्रैगन सोल है, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जिसके पास भी हिमनली ड्रैगन सोल होती है वो एक बहुत ही महान वॉरियर बनता है, वो इस पूरी की पूरी नेशन का नंबर 1 वॉरियर भी बन सकता है। तो फिर यहाँ पर हमारे सामने ये एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या थी। शुरुआत से अगर तुम यहाँ पर अपनी हिमनली ड्रैगन सोल को दिखा देते तो कोई भी यहाँ पर तुम्हारे सामने फाइट करने को तैयार ही नहीं होता, सभी लोग पहले यहाँ पर हार मान लेते, फिर तुम्हें यहाँ पर क्या जरूरत थी हमारे सामने सारी एक्टिंग करने की। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी को भी फोर्स नहीं किया, बल्कि तुम खुद ही यहाँ पर कह रहे थे कि अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझसे फाइट करना चाहते हो और ये तो तुम्हारे लिए बड़ी आनर की बात है ना कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर मेरी हिमनली ड्रैगन सोल को देख लिया, क्या अभी भी यहाँ पर फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर तुम यहाँ पर से सरेंडर करना चाहोगे। तो ये बात सुनने के बाद वेंटाओ से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ पर सरेंडर करेंगे, हम सरेंडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी सोल को कंबाइन करके इस बड़ी स्वord को बनाया है, हमारा अटैक जो है ये कंबाइन अटैक है और हम सभी लोग अपनी एफर्ट्स को इस तरह से जाया तो नहीं होने दे सकते। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी स्वord को फिर से एक्टिवेट करते हैं ताकि वहां पर ड्रैगन की क्लास उसे आजाद करवा सकें। तुम्हारा जू फैन कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ
यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ को यूज किया तो फिर तुम्हारी ये स्वॉर्ड जो है टूटना शुरू हो जाएगी, और अगर तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ पर टूटेगी तो फिर तुम सभी की सोल्स डैमेज हो जाएंगी। सोचकर देखो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाने को तैयार हो सिर्फ और सिर्फ इस फाइट को जीतने के लिए? मैं बड़ी आसानी के साथ तुम्हारी इस पूरी की पूरी स्वॉर्ड को शैटर कर सकता हूँ, जिससे तुम सभी लोगों की सोल्स शैटर हो जाएंगी। एक बार फिर से सोच लो और यहाँ पर हार मान लो। तो वेंटा उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, और ना ही मेरे सेक्टर के लोग यहाँ पर ऐसा चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि हम सभी लोग यहाँ पर किस मकसद से फाइट करने के लिए आए थे? हम लोग अपने सेक्टर की रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं। हम सभी लोग यहाँ पर स्वॉर्ड डाओ को मानते हैं, यानी कि हम सभी लोग स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर से हैं, तो हम सभी लोगों की सोल्स भी स्वर्ड्स हैं, और स्वर्ड्स जो होती हैं वो हमेशा यहाँ पर फाइट करती है, चाहे ओपोनेंट की तलवार कितनी पावरफुल क्यों ना हो, वो उसके साथ जरूर टकराती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर हार मान लेते हैं तो हम लोग कभी भी यहाँ पर टॉप प्लेस के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे और कभी भी यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि हम सभी लोग यहाँ पर से हार मानकर वापस चले जाएं। मेरे साथी यहाँ पर इनमें से कोई भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है, और जी टाइशेंग भी से कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर हार नहीं मान सकता। वो जू फैन से कहता है कि तुम मेरे बारे में ये जानते हो कि मैं एक मार्शल फैनाटिक हूं, और ऐसी ही बात थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स को परस्यू करना था और स्ट्रेंथ को हासिल करना था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीतने के लिए होती है, लेकिन असल में जो चीज होती है वो हमारी पाथ होती है, जिस पाथ को हम लोग फॉलो करते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर में आने के बाद मुझे पता चला है कि मेरी पाथ क्या है। मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड डाओ को मास्टर करना था, और इसी की मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ से हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकते, और हम लोग यहाँ पर जो फैसले लेते हैं वो भी यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और सभी लोग वहां पर एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। जू फैन कहता है चलो फिर ठीक है, अब जबकि तुम सभी लोगों की मर्जी इसमें शामिल है तो फिर मैं यहाँ पर और क्या ही कर सकता हूँ। और हमारा जू फैन इसी के साथ अपनी मुट्ठी बंद करता है और ड्रैगन क्लॉ को यूज करता है। जब ड्रैगन है, क्योंकि वहां पर उनकी स्वॉर्ड के ऊपर अपने पंजे गाड़ रखे होते हैं, और इसी के साथ ही उसके अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, और वहां पर कुछ लड़कों के मुंह से ब्लड निकलता है। फिर साथ ही जू फैन वहां पर अपने रैथ स्टाइल को यूज करने लगा है। तो जू फैन वहां पर रैथ स्टाइल के थर्ड मूव को यूज करता है, नेक्रो ड्रैगन स्क्रीज को। जैसे वहां पर नेक्रो ड्रैगन स्क्रीज को यूज करता है तो वो स्वॉर्ड जो होती है टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े होने के साथ ही सभी की सोल वहां पर शैटर होती है, सभी की सोल वहां पर बुरी तरह से डैमेज होती है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी 10 कल्टीवेटर्स होते हैं एक ही साथ वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, और वहीं पर उनका खेल खत्म हो जाता है, यानी कि वो हार गए लेकिन मरे नहीं हैं। तो यहाँ पर से अब जिस सेक्टर के साथ आके माय जू फैन की फाइट होने वाली है वो डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोग हैं, और जहां पर डीमन पर्जिंग सेक्टर का जो यंग मास्टर होता है वो कहता है देखो तो जरा, डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा डिमोनिक कल्टीवेटर्स ही होते हैं, हमेशा बुरे ही होते हैं। जैसा कि इसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोगों के ऊपर उसने एक एहसान कर दिया कि उसने यहाँ पर उनको जान से नहीं मारा ताकि वो उनके साथ आइंदा भी फ्यूचर में बिजनेस कर सके। मैंने कितनी बार यहाँ पर इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि यहाँ पर राइटियस सेक्टर के लोगों को डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं ताल्लुक रखना चाहिए। ये लड़का जू फैन यहाँ पर बाकी सभी लोगों को बेवकूफ बना सकता है अपने डिमोनिक और वर्चुअस कामों के साथ, लेकिन वो कभी भी मुझे यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना सकता। उसे क्या लगता है कि मेरी आंखों को धोखा दे सकता है। मेरी कोर जो है वो राइटियस है, इसी वजह से मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। तो क्योंकि स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर है वो भी यहाँ पर राइटियस सेक्टर है, तो वो कहता है कि हमारा एक और राइटियस सेक्टर जो है यहाँ पर गिर गया वो भी डिमोनिक सेक्टर के हाथों से। लगता है कि डिमंस की पावर्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि हाँ ब्रदर ये बात है तुमने ठीक कही। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर किसी राइटियस सेक्टर में मेरे जैसा कोई इंसान नहीं होगा तब तक राइटियस सेक्टर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स में जो राइटियस सेक्टर्स का लीडर है, यानी कि यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर वालों को कहा भी था कि तुम लोग यहाँ पर हमारा साथ और हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से दूर रहेंगे और डिमोनिक सेक्टर्स वालों को सबक सिखा देंगे कि राइटियस सेक्टर्स की हुकूमत होनी चाहिए हर जगह के ऊपर। लेकिन वो लोग मेरी बात सुनते कहां पर हैं। इसके साथ उसका साथी उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार के कंपटीशन में जब हम लोग इस कंपटीशन को जीत जाएंगे तो उसके बाद हमारा डीमन पर्जिंग सेक्टर जो है वो टॉप क्लास का हो जाएगा, यानी 3 सुपीरियर सेक्टर्स में से टॉप पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फैसले ले पाएंगे और हम लोग सभी के सभी डिमोनिक सेक्टर्स के ऊपर बैन लगा देंगे। और वैसे भी यहाँ पर ये टाइटल तुम्हें मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी तुम्हें ये टाइटल मिल जाएगा कि तुम पूरी की पूरी वेस्टर्न लैंड्स में सबसे ज्यादा बेहतर हो, यानी कि टॉप डिसाइपल का टाइटल तुम्हें मिल जाएगा। यंग मास्टर उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर काफी ज्यादा खुश तो हो रहा था, लेकिन साथ ही वो अंदर में सोच रहा था कि मैं तो अभी तक यहाँ पर वो किंग को भी नहीं हरा पाया और ना ही यहाँ पर जानमो को हरा सकता हूँ। तो फिर ऊपर से यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया है। इस मॉन्स्टर जू फैन को हराना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से ये वाला मॉन्स्टर जो है ऊपर से है भी डिमोनिक कल्टीवेटर। डिमोनिक कल्टीवेटर जो होते हैं ये हमेशा ही राइटियस के खिलाफ होते हैं। दूसरी तरफ हमारा जानमो होता है। जानमो कहता है कि ये क्या इस लड़के ने यहाँ पर इन सभी को मारा क्यों नहीं, वो इन सभी को आसानी से मार सकता था। जबकि वो किंग भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए उनको छोड़ दिया है। तो जानमो से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो किंग उसे कहता है क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर उनके साथ बिजनेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग अभी अभी यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स में से उठकर अपर 3 सेक्टर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए वो मिडिल 3 सेक्टर्स
सेक्टर्स में पहुंच जाए तो उन्हें यहाँ पर राइज करने के लिए किसी न किसी सेक्टर के सहारे की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से लोगों ने यहाँ पर स्वर्ड गार्ड सेक्टर के लोगों को जान से नहीं मारा ताकि यहाँ पर उनको यूज किया जा सके या फिर उनकी मदद ली जा सके अपने आप को राइज करवाने के लिए। तो जानमो से कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर ये एक डिमोनिक कल्टिवेटर है तो इसकी कोर डिमोनिक होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पर किसी को मारने वाला है तो उसको मार देना चाहिए। यहाँ पर बीच में अपनी टून्स को चेंज करने का क्या मतलब है? बीच बीच में यहाँ पर इसने यहाँ पर फैसला किया कि इनको जिंदा छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये एक रियल डिमोनिक कल्टिवेटर है। तो वो केंकुए से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो जानमो से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि मुझे लगता है कि वो उनको मारना नहीं चाहता होगा क्योंकि डिमोनिक कल्टिवेटर्स जो होते हैं वो मूड के ऊपर भी काम करते हैं। तो वो किंग से कहता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डिमोनिक कल्टिवेटर जिसका चाकू किसी दूसरे बंदे के गले के ऊपर था उसने वहां पर अचानक से अपना मूड चेंज कर लिया कि नहीं मैं यहाँ पर अपने चाकू को घुमाऊंगा नहीं और इसका गला नहीं काटूंगा। ये तो बड़ी अजीब बात है कि डिमोनिक कल्टिवेटर जो होते हैं वो यहाँ पर किसी को मारने के लिए उनकी ब्लड लस्ट होती है और इसी वजह से वो अपनी ब्लड लस्ट को इतनी आसानी से रोक नहीं पाते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 584 का एंड हो जाता है। तो शायद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर डीमन पर्जिंग सेक्टर के साथ इनकी फाइट देख पाए।